71 to 90। एक सरल उदाहरण देने के लिए, यू का पिछला जन्मजात अस्थि मूल्य 329 था। डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट की रहस्यमय शक्ति को परिष्कृत करने के बाद उसका जन्मजात अस्थि मूल्य 8 अंकों से बढ़ गया था। हालांकि अगर राहुल ने ही डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को अवशोषित किया होता, तो अगर वह अपनी जन्मजात अस्थि मूल्य को 1 अंक तक बढ़ा पाता तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होती। इसके अलावा इस बात की भी पूरी संभावना थी कि उसकी जन्मजात अस्थि मूल्य में कोई बदलाव नहीं आता। इसमें कोई मदद नहीं थी। राहुल की जन्मजात हड्डियों का मूल्य बहुत ही हास्यास्पद था, जिसके परिणामस्वरूप उस पर डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट का प्रभाव बहुत कम हो गया। हालांकि यदि यह एक ऐसा साधक था जिसका जन्मजात अस्थि मूल्य केवल 20 था, जो डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को अवशोषित कर रहा था, तो उनके जन्मजात अस्थि मूल्य में वृद्धि 10 से 20 अंकों के बीच होनी चाहिए। साधक के जन्मजात अस्थि मूल्य और बोध मूल्य में वृद्धि के साथ साथ इन दुर्लभ आध्यात्मिक खजानों का प्रभाव भी कम हो जाएगा, विशेषकर जब साधक की समझ और जन्मजात अस्थि मूल्य 500 अंक के महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच जाता है, तो कमी और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। राहुल अब स्वर्ग और पृथ्वी की बिखरी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और वह स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि किन क्षेत्रों में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे सघन है। वह आध्यात्मिक ऊर्जा के घनत्व के आधार पर यह भी अनुमान लगा सकता था कि कोई स्थान किस स्तर की साधना के लिए उपयुक्त है। ये ज्ञान और निर्णय उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा उसे साधना के लिए किसी पहल की आवश्यकता नहीं थी। उसके शरीर के चारों ओर के छिद्र स्वतः ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत कर लेते थे और धीरे धीरे उसे उसके स्वर्णिम मूल में विलीन कर देते थे। डॉट 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 दूसरे शब्दों में, वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह चाहे तो अपनी साधना को स्वचालित कर सकता था। हालांकि अगर वह हाथ से साधना करना चुनता तो उसकी साधना की गति और भी चौंकाने वाली होती। भले ही वह तंत्र के प्रतिफल पर निर्भर न होता और भले ही वह 7वीं श्रेणी की निर्वाण गोली के औषधीय प्रभावों को परिष्कृत न करता, फिर भी उसे विश्वास था कि वह 10 दिनों के भीतर स्वर्णिम स्तर के क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंच सकता है। फिर राहुल की आध्यात्मिक भावना धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गई। ठाकुर संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। यू, जल्दी से पहले वाली मूल संघनक गोली निकालो। मैं इसे परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल की नज़र यू पर पड़ी। ठीक है गुरुजी। यू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर उसने अपने स्थानिक भंडारण उपकरण से मूल संघनक गोली निकाली। ये वही था जो राहुल ने उसे पहले दिया था, और सिस्टम से इनाम से राहुल ने एक और भी उन्नत गोली प्राप्त की थी, लेकिन उसने इसे चिंकी के साथ डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट के लिए बदल दिया था। इसके अलावा राहुल पहले से ही समझ चुका था कि इस प्रणाली का कुछ हद तक फायदा कैसे उठाया जाए। अगर वह यू को मूल संघनक गोली की औषधीय शक्ति को निखारने में मदद करता, तो यू की साधना बढ़ने पर उसे एक प्रणाली पुरस्कार भी मिलता। इसे एक तीर से 2 पक्षियों को मारना कहा जा सकता है। तुरंत राहुल की उमड़ती हुई सुनहरी कोर शक्ति फूट पड़ी और एक कोमल शक्ति में परिवर्तित हो गई, जो मूल संघनक गोली के चारों ओर लिपट गई। उसे परिष्कृत करने के बाद उसे धीरे धीरे यू के शरीर में इंजेक्ट किया गया। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को 20 दिनों की साधना प्राप्त करने में मदद की है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 18 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। मेजबान को 360 दिनों की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। जब यू ने मूल संघनक गोली के औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, तो सिस्टम की अधिसूचना अचानक राहुल के दिमाग में गूंज उठी। जैसी उम्मीद थी, ये देखकर राहुल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका अनुमान सचमुच सही था। राहुल की मदद से यू ने मूल संघनक गोली के औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने में कामयाबी हासिल की और सत्यसार क्षेत्र के 6ठे स्तर तक आगे बढ़ गई। डॉट डॉट मैं अभी भी खुद को तोड़ने से आधा कदम दूर हूं। राहुल ने अपने स्वयं के साधना स्तर की जांच की और फिर बुदबुदाया। हालांकि उसने 360 दिनों की साधना प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह वृद्धि उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आखिरकार उसे जो साधना प्रोत्साहन पुरस्कार मिला था, उसकी गणना यू की साधना गति के अनुसार की गई थी, न कि उसकी अपनी। यह आध्यात्मिक शक्ति संचार के प्रभाव के बिल्कुल विपरीत था। आध्यात्मिक शक्ति संचार से प्राप्त साधना की गणना राहुल की अपनी साधना गति के अनुसार की गई थी। हालांकि यू का जन्मजात अस्थि मूल्य कम नहीं था, फिर भी वह केवल एक सत्यसार क्षेत्र की साधिका ही थी। भले ही उसने 1 वर्ष तक कठोर प्रशिक्षण लिया हो, वह राहुल की एकांत साधना के केवल 3 या 4 दिनों के बराबर ही था। आखिरकार राहुल की जन्मजात हड्डी का मूल्य 500 से अधिक हो गया था। गीता, अब तुम्हारी बारी है। राहुल की नज़र गीता रावत पर पड़ी और उसने गीता रावत को इशारा किया कि वह उसे दी हुई गोली निकाल ले। ये देखकर गीता रावत चौंक गई। क्या हो सकता है कि उसकी शिक्षिका उसे फिर से साधना स्तर बढ़ाने में मदद करने वाली हो? क्या ये थोड़ी जल्दी नहीं थी? मुझे इतने अच्छे शिक्षक कैसे मिले? क्या मुझे उनसे प्यार करने की इजाज़त है? गीता रावत ने तुरंत एक मीठी मुस्कान प्रकट की और फिर उसने वह गोली निकाली जो राहुल ने उसे पहले दी थी। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को 35 दिनों की साधना प्राप्त करने में मदद की है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 15 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। मेजबान को 525 दिनों की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। धमाका, जैसे ही सिस्टम अधिसूचना समाप्त हुई, राहुल का शरीर अचानक हिल गया और उसके डेंटियन में आभा लहरों की तरह बह गई। पहले तो वह स्वर्णिम कोर क्षेत्र के उन्नत चरण से केवल आधा कदम दूर था।
अब जब उसने 525 दिनों की साधना पूरी कर ली थी तो वह स्वाभाविक रूप से स्वर्णिम कोर क्षेत्र के उन्नत चरण में पहुंच गया। अध्यापक, यू वोंट बिलीव विच स्नेक इज एक्चुअली द बिगेस्ट ब्रेनबेरीज। ये देखकर यू और गीता रावत चौंक गए। ये भयावह आभा, क्या ये हो सकता है कि शिक्षक फिर से टूट गया हो? हा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आपके साधना स्तर को बढ़ाने में आपकी मदद करते हुए मैंने कुछ अंतर्दृष्टि भी प्राप्त की और एक छोटे क्षेत्र को आगे बढ़ाया। आज सचमुच बहुत अच्छा दिन है। तिगुनी खुशी। अपने दो हैरान शिष्यों को देखते हुए राहुल ने अपनी गलती छिपाने के लिए बकवास की। कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और एक छोटे से क्षेत्र में आगे बढ़ने से उनका क्या मतलब था? क्या यह ऐसा कुछ था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था? हालांकि यू और गीता रावत ने राहुल की बातों पर सवाल नहीं उठाया। आखिरकार उनकी नज़र में उनके गुरु के शब्द पूर्ण सत्य थे। फिर राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और उभरती हुई आभा तुरंत उसके शरीर में वापस आ गई। मैं आभा छिपाने की तकनीक के बारे में लगभग भूल ही गया था। अचानक राहुल को कुछ महत्वपूर्ण बात याद आने पर उसने अपना माथा रगड़ा। जब उसने पहले यू को क्यूई भंडारण तकनीक सिखाई थी तो उसने सिस्टम के पुरस्कार के माध्यम से आभा छिपाने की तकनीक प्राप्त की थी, लेकिन उसे अभी तक गीता रावत को यह सिखाना बाकी था। गीता, अब मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा जो तुम्हारी आभा को छिपाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से गीता रावत की भौहों के बीच अपनी उंगली फेरी। आभा छिपाने की तकनीक उसके मन में पहुंच गई। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को आभा छिपाने की तकनीक सिखा दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 20 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने शून्यता तकनीक प्राप्त कर ली है। आभा छिपाने की तकनीक की तुलना में शून्यता तकनीक निस्संदेह उच्च स्तर की थी। जब तक कोई इसे साधना में लगा रहेगा तब तक न केवल वह अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा सकेगा बल्कि अपने परिवेश के साथ खुद को आत्मसात भी कर सकेगा। इसके अलावा इस गुप्त तकनीक का उपयोग करके वह अपने शरीर को निलंबित अवस्था में भी रख सकेगा। एक बार जब किसी का शरीर निलंबित अवस्था में चला जाता है तो उसके शरीर पर समय का प्रभाव कम हो जाता है। एक सरल उदाहरण के तौर पर एक स्वर्णिम कोर लोक साधक का जीवनकाल मूलतः केवल लगभग 700 वर्ष का होता था। यदि वह साधक शून्यता तकनीक की साधना करे और अपने शरीर को निलंबित अवस्था में रखे तो वह हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता था। दूसरे शब्दों में, उस साधक के जागने के बाद यह बहुत संभव था कि हजारों वर्ष बीत गए होंगे। बेशक आभा छिपाने की तकनीक की तुलना में शून्यता तकनीक को साधना कहीं अधिक कठिन था। हालांकि राहुल के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। राहुल ने यू की तरफ देखा और पाया कि वह अभी भी अपनी साधना को स्थिर कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर हल्के से अपनी उंगली थपथपाई, जिससे आभा छिपाने की तकनीक उस तक पहुंच गई। हालांकि चूंकि उसने पहले ही यू को क्यूई भंडारण तकनीक सिखा दी थी, इसलिए उसे आभा छिपाने की तकनीक सिखाने से उसे कोई सिस्टम पुरस्कार नहीं मिला। फिर जब गीता रावत ने अपनी उपलब्धियों को लगभग समाप्त कर लिया तो राहुल ने अपने पास मौजूद एकमात्र कम जादुई आध्यात्मिक हथियार शीत प्रकाश बर्फ आत्मा तलवार को बाहर निकाला। गीता, मैंने तुम्हारा हथियार देखा है। ये बहुत घटिया है। मैं तुम्हें ये घटिया जादुई हथियार कोल्ड लाइट आइस सोल तलवार दूंगा। जैसे ही गीता रावत ने अपनी आंखें खोली, उसने अचानक एक लंबी तलवार देखी जो उसके सामने एक ठंडी आभा बिखेर रही थी। यद्यपि वह गोली की मदद से पहले ही 9वें स्तर के सच्चे सार क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उसे इस लंबी तलवार से ठंडक महसूस हुई। हाँ गुरुजी, रुकिए गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि यह हथियार एक निम्न श्रेणी का जादुई हथियार है? गीता रावत दंग रह गया। हे भगवान, क्या मैंने गलत सुना? क्या टीचर मुझे घटिया दर्जे का जादुई हथियार दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा पिछला हथियार बहुत घटिया दर्जे का था? क्या वह जानता था कि जादुई हथियार कितना मूल्यवान होता है? पूरे ठाकुर संप्रदाय में राहुल के अलावा कोई अन्य साधक नहीं था जिसके पास जादुई हथियार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले ग्रीनवुड संप्रदाय के पास भी कोई जादुई हथियार नहीं था। शीर्ष स्तरीय कोर संरचना क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश हथियार आध्यात्मिक हथियार थे। उनके पास जो उच्चतम स्तर के हथियार थे वे केवल उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार थे। ठीक उसी तरह जैसे कि ठाकुर तलवार जो राहुल ने पहले यू को दी थी, जो एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। हालांकि अब उसकी शिक्षिका उसे एक घटिया जादुई हथियार देना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि उसका पिछला हथियार बहुत घटिया था। क्या अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह जादुई हथियार की पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकती है? गुरुजी, मैं। गीता रावत की आंखें लाल हो गईं। यद्यपि शिष्य बनने के बाद से वह राहुल के निस्वार्थ कार्यों से कई बार हैरान हुई थी, फिर भी वह इस क्षण भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। क्या मैंने पिछले जन्म में पूरी दुनिया को बचाया था कि मुझे इस जन्म में उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला? वे सर्वोत्तम गुरु थे। गीता, इसे ले लो। राहुल मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाया। ठीक है। गीता रावत ने अपनी हल्की लाल आंखों से आंसू पोंछे जो गिरने ही वाले थे। फिर उसने शीत प्रकाश बर्फ आत्मा तलवार को अपने स्थानिक भंडारण उपकरण में रख दिया। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को शीत प्रकाश बर्फ आत्मा तलवार निम्न श्रेणी का जादुई हथियार दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 20 गुना महत्वपूर्ण इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने ईश्वर संहारक तलवार मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार प्राप्त कर ली है।
ईश्वर हत्या करने वाली तलवार पर 7 रक्त लाल रेखाएं थीं और यह वध की शक्ति से भरी हुई थी। अब मुझे अपना अगला सिस्टम इनाम पाने के लिए केवल उसके युद्ध अनुभव पर काम करना है। राहुल ने कुछ देर तक ईश्वर हत्या करने वाली तलवार को देखा, फिर अपनी आध्यात्मिक समझ वापस ले ली। उसकी नज़र गीता रावत पर पड़ी। गीता, आज मैं तुम्हारा मुकाबला साथी बनूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने गीता रावत के होश में आने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी आस्तीन लहराए और पलक झपकते ही यू और गीता रावत को क्विंगयुन संप्रदाय के प्रशिक्षण स्थल पर ले आया। ठाकुर संप्रदाय का प्रशिक्षण स्थल ठाकुर पर्वत के मध्य में स्थित था। इसका आकार 1 लाख वर्ग मीटर था और यह बहुत बड़ा था। इसके अलावा प्रशिक्षण मैदान एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना से घिरा हुआ था। इस संरचना की मजबूती नसीराबाद शहर के प्रशिक्षण मैदान से कहीं ज्यादा थी। यह जुदान क्षेत्र के साधक के पूर्ण शक्तिशाली हमले को भी झेल सकता था। इसके अलावा चूंकि ठाकुर संप्रदाय की संप्रदाय प्रतियोगिता नजदीक थी, इसलिए प्रशिक्षण मैदान में पहले से ही कई ठाकुर संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे थे। राहुल और अन्य लोगों की उपस्थिति ने तुरंत वहां उपस्थित कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया। हम एल्डर राहुल को अपना सम्मान देते हैं। ये देखकर ठाकुर संप्रदाय के शिष्यों ने जल्दी से राहुल को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनकी निगाहें राहुल पर पड़ीं और उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। यह महान अशोका राजवंश का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक विशेषज्ञ जो 20 वर्ष की आयु में जूदान क्षेत्र में पहुंच गया था। इन सभी युवा साधकों को इस बात पर गर्व था कि वे भी उनके जैसे ही संप्रदाय में हैं। हालांकि जब सबकी नज़र यू और गीता रावत पर पड़ी तो वे चौंक गए। दोनों महिलाएं न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि उनका व्यवहार और भी ज्यादा आकर्षक था। जब वे राहुल के साथ चल रही थीं, तो ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पेंटिंग से निकली हों। क्या ये वे शिष्य हैं जिन्हें एल्डर राहुल ने अपने साथ लिया था? वे दोनों महिलाएं सचमुच भाग्यशाली हैं। काश मुझे एल्डर राहुल की शिष्या बनने का अवसर मिलता। कहा जाता है कि एल्डर राहुल की पहली शिष्या एक साधारण सी शिष्या थी। मुझे नहीं पता कि वह एल्डर राहुल की शिष्या कैसे और क्यों बनी। बकवास बंद करो। कुछ लोग इतने भाग्यशाली क्यों होते हैं? लगता है तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि वह सचमुच एक साधारण सी शिष्या थी? वह किसी परी जैसी दिखती है, असाधारण और अलौकिक। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। मैंने उस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? कहा जाता है कि इससे पहले वह केवल शुद्धिकरण क्षेत्र में थी। एल्डर राहुल की मदद से उसने अपनी क्षमता को पूरी तरह से जागृत कर लिया और उसकी साधना में तेजी से प्रगति हुई। मुझे नहीं पता कि अब वह किस साधना स्तर तक पहुंच गई है। उस समय सभी का ध्यान यू पर केंद्रित था। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। जो किसान मूल रूप से प्रशिक्षण मैदान में अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने उनके लिए रास्ता बनाने की पहल की। राहुल ने फिर अपनी साधना को सच्चे सार क्षेत्र के 9वें स्तर तक दबा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर प्रशिक्षण स्थल के उपकरण भंडारण क्षेत्र से एक साधारण कांसे की तलवार उठा ली। यू, तुम्हें और गीता को भी एक साथ हमला करना चाहिए। राहुल ने कांस्य तलवार पकड़ी और अपने शिष्यों की ओर देखा। हालांकि उसने पहले ही यू से बहुत सारा युद्ध अनुभव प्राप्त कर लिया था, लेकिन अगर वह गीता रावत के साथ मिलकर काम करती तो वह उसके साथ अभ्यास करके अतिरिक्त इनाम प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इससे उनके बीच की मौन समझ भी बेहतर होगी। हाँ गुरुजी, यू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। उसके हाथ में रखी भंडारण अंगूठी में प्रकाश की एक धारा चमक उठी और ठाकुर तलवार अचानक म्यान से बाहर आ गई। हे भगवान, एल्डर राहुल वास्तव में उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। क्या वे बहुत भाग्यशाली नहीं हैं? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इतना सुंदर और शक्तिशाली साथी कहाँ मिलेगा? काश मैं भी एल्डर राहुल का शिष्य बन पाता तो मैं भी ऐसे व्यवहार का आनंद ले पाता। एल्डर राहुल, जल्दी से मेरी तरफ देखो और देखो कि क्या मुझमें कोई खास शारीरिक बनावट है। जल्दी से आओ और मुझे खोजो। अल्पविराम। इस समय हर कोई ईर्ष्यालु था, इतना ईर्ष्यालु कि उनके मुंह से लार टपक रही थी। ठाकुर संप्रदाय का एक बुजुर्ग अपने शिष्यों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा था। हालांकि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह राहुल था, फिर भी चीजें अलग थीं। इससे पहले एल्डर राहुल हमेशा पूरी तरह से साधना में तल्लीन रहते थे और उनका किसी भी शिष्य को लेने का कोई इरादा नहीं था। अब जबकि वह अपने शिष्यों का साथी बनने को तैयार था, तो यह अवश्यंभावी था कि वे ईर्ष्या महसूस करेंगे। हालांकि वे ईर्ष्यालु तो थे, लेकिन इससे भी अधिक हैरान थे। एल्डर राहुल के शिष्य वास्तव में सच्चे सार के क्षेत्र में पहुंच चुके थे और उनके द्वारा उत्सर्जित सच्ची सार शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। वे अन्य एल्डर्स के निजी शिष्यों से कमजोर नहीं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे। यद्यपि गीता रावत को कोई नहीं पहचान सका, फिर भी काफी लोग थे जो यू को जानते थे। 1 दर्जन दिन पहले यू सिर्फ एक शुद्धिकरण क्षेत्र की साधिका थी। आखिर कितना समय हो गया था? वह सच्चे सार क्षेत्र में कैसे पहुंच गई? अगर उसका गुरु राक्षस है तो ठीक है, लेकिन उसके शिष्य भी इतने राक्षस कैसे हैं? क्या दुनिया इतनी अन्यायी है? ये दोनों लड़कियां कैसी युद्ध कलाएं दिखा रही हैं, ये तो देखो। ये कितनी भयानक हैं और इनकी असली शक्ति बेहद प्रबल है। अगर हम इनसे लड़ें तो मुझे डर है कि हम इनका एक भी वार नहीं झेल पाएंगे। वे बहुत ताकतवर हैं। तंत्र मैक्स। रुको, लगता है उनकी ताकत अभी भी बढ़ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये युद्ध में अपनी ताकत और जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने वास्तविक युद्ध अनुभव का इस्तेमाल कर रही हों?
हे भगवान, इन दोनों लड़कियों की समझ कितनी भयानक है। जब सभी ने ये देखा तो वे आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे एल्डर राहुल की शिष्या बन पाईं। ये कमबख्त लड़कियां वाकई राक्षसी थीं। वास्तविक युद्ध में वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तुरंत युद्ध के अनुकूल भी हो सकते थे। क्या ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता था? सामान्य रूप से कहें तो यदि कोई व्यक्ति ठाकुर संप्रदाय का बाह्य संप्रदाय शिष्य या आंतरिक संप्रदाय शिष्य बनने में सफल हो जाता है तो यह अकेले ही इस बात का प्रमाण है कि उनकी प्रतिभा का स्तर कम नहीं है। हालांकि जब उन्होंने यू और गीता रावत की भयानक गति देखी तो वे खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगे। इन दोनों लड़कियों ने प्रतिभा की परिभाषा को विकृत कर दिया था। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद ठाकुर संप्रदाय के शिष्य स्तब्ध रह गए। जब वे आपस में युद्ध और लड़कियों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो इसने तुरंत अनगिनत अन्य संप्रदाय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। राघव, जो साधना कक्ष में साधना कर रहे थे, ने भी देखा कि प्रशिक्षण स्थल में क्या हो रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति को स्थिति का निरीक्षण करने के लिए सक्रिय कर दिया। जब उन्होंने प्रशिक्षण मैदान में घटित हो रहे दृश्य को देखा तो वे दंग रह गए। अरे, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है? जैसे जैसे समय बीतता गया, यू और गीता रावत के हमले और भी ज्यादा अभ्यासपूर्ण और सटीक होते गए और उनकी असली सार शक्ति और भी ज्यादा अशांत होती गई। हालांकि राहुल उनके हमलों को आसानी से नाकाम कर देता था। क्या इस आदमी के शिष्य इतने राक्षसी हैं? राघव ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। उसने ये भी सुना था कि राहुल ने 2 शिष्यों को अपने साथ ले लिया था जब वह वापस लौटा था, लेकिन पहले तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। आखिरकार जब राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया था तो राघव के दृष्टिकोण से राहुल ने यू को अपने शिष्य के रूप में इसलिए लिया था क्योंकि वह चाहता था कि कोई उसकी विरासत को विरासत में ले। अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इस लड़की की ताकत पहले से ही इतनी भयानक हो गई थी। क्या राहुल ने आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया था? हे भगवान, यह आदमी इतना त्याग करने को तैयार था। क्या वह अपने शिष्य को सब कुछ देने पर तुला हुआ था? एक 6ठे स्तर का सच्चा सार क्षेत्र साधक, एक 9वें स्तर का सच्चा सार क्षेत्र साधक ... इसके अलावा युद्ध में अनुकूलन और सुधार करने की उनकी क्षमता अद्भुत थी और उनके हमले बिजली की तरह तेज थे। यहाँ तक कि वह भी प्रशंसा से मुंह मोड़े बिना नहीं रह सका। वाह! राघव ने अपनी आस्तीन लहराई और उसका शरीर अचानक प्रशिक्षण मैदान में प्रकट हो गया। संप्रदाय नेता, हम संप्रदाय के नेता को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। ये देखकर सब हैरान रह गए। क्या इन दोनों ने सचमुच संप्रदाय के नेता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था? राघव ने भीड़ की ओर हल्के से सिर हिलाकर स्वीकृति व्यक्त की और फिर उसकी निगाहें राहुल और लड़कियों की ओर मुड़ गईं। ये स्पष्ट था कि संप्रदाय का नेता गुरु और शिष्यों के बीच लड़ाई से आकर्षित था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, राघव का चेहरा और अधिक लाल होता गया। अरे, मेरे साथ सचमुच धोखा हुआ। इस आदमी ने वाकई अपनी पीठ पीछे इतने प्रतिभाशाली शिष्यों को प्रशिक्षित किया है। हालांकि मेरा सबसे बड़ा शिष्य कमजोर नहीं है, लेकिन वह इन दोनों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। राघव ने ये दृश्य देखकर आह भरी। उन्होंने जिस सबसे वरिष्ठ शिष्य का जिक्र किया उसका नाम अरुण था। वह सच्चे सार क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था और सच्चे सार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने से बस आधा कदम दूर था। उसे इस समय ठाकुर संप्रदाय का सबसे मजबूत व्यक्तिगत शिष्य कहा जा सकता है और सभी के दिलों में सबसे वरिष्ठ शिष्य भी। राघव भी अरुण की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। उसने सोचा था कि ठाकुर संप्रदाय के युवा साधक उसे हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए वह ठाकुर संप्रदाय की प्रतियोगिता के इनाम के तौर पर हृदय खोजफल लेने को तैयार था। हालांकि मनुष्य प्रस्ताव करता है, ईश्वर निपटारा करता है। उसने वास्तव में राहुल के शिष्यों की अनदेखी की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राहुल ने इन शिष्यों को कुछ समय पहले ही अपनाया था। वे अचानक इतने राक्षसी कैसे हो गए? गीता रावत द्वारा प्रक्षेपित वास्तविक सार शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। अरुण भी उसकी 10 चालों का सामना नहीं कर पाता। वह सोच रहा था कि राहुल को अचानक ठाकुर संप्रदाय प्रतियोगिता के पुरस्कार बांटने का समय कैसे मिल गया, लेकिन अब उसे सब समझ आ गया। जब सेलेब्स ने हैलोवीन को पूरी तरह गलत समझा। आपको यकीन नहीं होगा कि असल में सबसे बड़ा सांप कौन सा है। यही वह योजना बना रहा था। यह आदमी स्पष्ट रूप से चिंतित था कि मैं उसके शिष्यों की ताकत के बारे में पता लगा लूंगा और फिर हृदय खोजफल वापस ले लूंगा, इसलिए वह पहले से ही उन पुरस्कारों पर अपना हाथ रखना चाहता था। यह आदमी तो बहुत घमंडी है। मैं तो संप्रदाय का नेता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने पहले ही कहा था कि हृदय प्राप्ति फल ठाकुर संप्रदाय प्रतियोगिता में विजेता का इनाम होगा, तो मैं अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूँ? फिर भी मुझे एक अजीब सा दिल का दर्द हो रहा है। यद्यपि राघव स्थिर खड़ा था, फिर भी उसका हृदय ऐसा महसूस कर रहा था मानो उसे 10,000 घोड़े रौंद रहे हों। वाह! राहुल ने बहुत पहले ही राघव के आगमन पर ध्यान दिया था। हालांकि उसने इसकी परवाह नहीं की। वह उसी भाव से यू और गीता रावत के साथ मुकाबला जारी रखता रहा। एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार QE0 को चीरती हुई राहुल की ओर झपटी। ये देखकर उसने शांति से अपनी कांसे की तलवार उठाई और आसानी से हमले को विफल कर दिया। इंतजार। राघव ने ये दृश्य देखा और वह अचंभित रह गया। क्या इस लड़की का शरीर तलवार जैसा हो सकता है? ये सोचकर राघव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
यद्यपि राहुल के विपरीत वह यू के विवरण को नहीं देख सका, लेकिन वह इस बात की पुष्टि करने में सक्षम था कि यू के पास वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ तलवार का शरीर था। आखिरकार वह खुद तलवार क्यूई का अभ्यास करता था और उसकी शक्ति सच्चे मूल क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। स्वाभाविक रूप से वह एक नज़र में ही देख सकता था कि यू की एक विशेष काया थी। ऐसी तीक्ष्ण और विनाशकारी तलवारची कोई साधारण छठे स्तर के सच्चे सार क्षेत्र साधक द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती थी। केवल तलवार ताओ से संबंधित विशेष शारीरिक संरचना वाले ही ऐसी तलवारची प्रकट कर सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। ये देखकर राघव को समझ में आने वाली एक झलक दिखाई दी। गे को आखिरकार समझ आ गया कि राहुल यू को अपना शिष्य क्यों बनाना चाहता था। उसने जरूर यह जान लिया होगा कि यू की शारीरिक बनावट तलवार दाव से जुड़ी एक खास बनावट वाली थी। हे भगवान, प्रतिभा के प्रति उनकी नज़र काफ़ी तेज थी। वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे खोज पाने में सक्षम हो पाया जो विशेष शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुआ था। मैंने उस समय इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जब उसने ये सोचा तो राघव ईर्ष्या से भर गया। यदि उसे यू की विशेष काया का पहले ही पता चल जाता तो यह अनमोल शिष्य उसका होता। जैसा कि सभी जानते थे, विशेष शारीरिक संरचना वाले प्रत्येक साधक का भविष्य असीमित होता है। राहुल को सोना मिल गया था। नहीं, मुझे भविष्य में भी इन कारीगर शिष्यों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कौन जाने उनमें कुछ अंगर रत्न भी हों। राघव ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि भले ही अरुण ने इस छठे स्तर के सच्चे सार क्षेत्र के शिष्य का सामना किया हो, वह पूर्ण विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। ये सोचते हुए राघव ने एक असहाय अभिव्यक्ति प्रकट की। इस दुनिया में क्या हो रहा है? सभी महान प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे के साथ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? हालांकि राहुल ने अपनी साधना को दबा दिया था और ऊपरी तौर पर यह सच्चे सार क्षेत्र के साधकों के बीच की लड़ाई थी, फिर भी राघव किसी तरह इस लड़ाई में फंस गया। उसे तो ये भी लगा कि उसने राहुल से कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त की हैं। क्या चल रहा है? राघव हक्का बक्का रह गया। वह तो केवल लड़ाई देखना चाहता था, लेकिन उसने सच्चे सार क्षेत्र साधकों के बीच लड़ाई से कुछ अंतर्दृष्टि क्यों प्राप्त की? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उसने मानसिक रूप से उसी दमित साधना स्तर पर अपने और राहुल के बीच लड़ाई का अनुकरण किया तो उसने पाया कि वह बाद वाले को हरा नहीं पाएगा और यहाँ तक कि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा जाएगा। ये तो बहुत ही हास्यास्पद था। ये सोचकर राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने मन ही मन फिर से लड़ाई का अनुकरण करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि दर्जनों बार दोहराने के बावजूद नतीजा वही रहा। हुश हुश हुश। इसी समय कुछ ही दूरी से आकाश में प्रकाश की कई किरणें चमक उठीं। ठाकुर संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता और अन्य बुजुर्ग आ चुके थे। नमस्कार संप्रदाय नेता। उन्होंने जल्दी से राघव को प्रणाम किया। हालांकि राघव ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसने उन्हें देखा ही न हो। वह राहुल, यू और बाकियों के बीच की लड़ाई को मुग्ध दृष्टि से देख रहा था। संप्रदाय नेता, ये देखकर सभी के चेहरे पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या एल्डर राहुल सिर्फ अपनी साधना का दमन नहीं कर रहे थे और अपने शिष्यों के साथ बहस नहीं कर रहे थे? इसमें ऐसी क्या खास बात थी? मुझे परेशान मत करो। वान शानहाई ने उप संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों को घूरा और फिर अपना ध्यान पुनः लड़ाई की ओर मोड़ दिया। ये देखकर सभी असहाय महसूस करने लगे। फिर उन्होंने राघव की निगाहों का अनुसरण किया और उस ओर देखा। वे प्रशिक्षण स्थल पर हो रहे शोरगुल को देखकर ही वहां आए थे। इसके अलावा अनगिनत साधक पहले से ही राहुल, यू और गीता रावत के आसपास जमा हो चुके थे। उप संप्रदाय नेता और वरिष्ठों के शामिल होने से ठाकुर संप्रदाय के लगभग सभी साधक आ गए थे। ऐसा जीवंत और भीड़ भरा माहौल ठाकुर संप्रदाय की पिछली प्रतियोगिताओं के दौरान के माहौल के समान था। उप संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग केवल आकर मजा देखना चाहते थे, लेकिन जब उनकी नज़र राहुल, यू और गीता रावत के बीच लड़ाई पर पड़ी तो वे चौंक गए। राघव की तरह उन्होंने भी इस लड़ाई से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना शुरू कर दिया। खास तौर पर राहुल द्वारा इस्तेमाल की गई चालों से उसने स्पष्ट रूप से जानबूझकर अपनी साधना को सच्चे सार क्षेत्र के 5वें स्तर तक दबा दिया था। एक साधारण कांसे की तलवार पकड़े हुए उसने यू और गीता रावत के पूरी ताकत वाले हमलों को आसानी से रोक दिया। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक चौंकाया वह ये थी कि राहुल ने ऐसा करने के लिए सच्ची सार शक्ति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि चालों पर अपनी महारत पर भरोसा किया। राहुल ने तलवार की मंशा को अपनी चालों में लगभग पूरी तरह से शामिल कर लिया था। यही कारण था कि राघव और अन्य लोग लड़ाई से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। ये देखकर ठाकुर संप्रदाय के कई साधकों को भी यह बात समझ में आ गई और वे सभी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उनका सारा ध्यान राहुल और उसके शिष्यों के बीच युद्ध के दृश्य पर था। इन तीनों के हमले अत्यधिक शक्तिशाली थे और उनके आसपास का वातावरण तलवार की क्यूई से भरा हुआ था। राहुल के हमले खास तौर पर विस्मयकारी थे। उसकी सहज तलवारबाजी में रहस्यमयी तलवारबाजी झलकती थी, मानो आगे का रास्ता दिखा रही हो। एक अवसर, ये स्पष्ट रूप से राहुल द्वारा दिया गया अवसर था, ठाकुर संप्रदाय को दिया गया अवसर। ठाकुर संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति या साधना स्तर कुछ भी हो, देख और समझ सकता था। बेशक वे अपनी समझ से कितना हासिल करेंगे यह उनकी अपनी प्रतिभा और भाग्य पर निर्भर करता था। गुंजन। अचानक राघव का शरीर कांप उठा और एक भयानक आभा आकाश में फैल गई। ये देखकर उप संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। ये शक्ति
तलवार की नीयत से लगती है। संप्रदाय नेता, क्या आपने तलवार की मंशा को सफलतापूर्वक समझ लिया? ये दृश्य देखकर बड़े बुजुर्ग भी स्तब्ध रह गए। हो, राहुल, जो अभी भी अपने शिष्यों के साथ अभ्यास कर रहा था, मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय के नेता की समझने की क्षमता काफी अच्छी थी। वह वास्तव में राहुल की तलवार की नीयत का इस्तेमाल करके अपनी तलवार की नीयत समझने में सक्षम था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तुम सबको वापस जाकर अपनी कमाई का आनंद लेना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल के हाथ में कांस्य तलवार प्रकाश की धारा में बदल गई और प्रशिक्षण मैदान के उपकरण भंडारण क्षेत्र में वापस आ गई। उसी समय यू और गीता रावत ने भी हमला करना बंद कर दिया। दोनों की सांस फूल रही थी और उनके माथे से पसीना टपक रहा था। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्यों के साथ 10 वास्तविक युद्धों में भाग लिया है, इसलिए मेजबान को यादृच्छिक रूप से 7 एक्स क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 70 वास्तविक युद्धों में भाग लेकर युद्ध का अनुभव प्राप्त किया है। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना बजी, राहुल ने हवा से बहुत सारा मूल्यवान व्यवहारिक युद्ध अनुभव प्राप्त कर लिया था। इस अभ्यास सत्र के माध्यम से गीता रावत की ताकत काफी बढ़ गई थी, लेकिन इसकी तुलना में यू की बढ़त अधिक महत्वपूर्ण थी। आखिरकार यू ने पहले ही तलवार जैद काया को जागृत कर लिया था, जो एक अत्यंत दुर्लभ तलवार काया थी। राहुल की तलवार की नीयत निस्संदेह उसके लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थी। गुंजन, अचानक पूरे प्रशिक्षण मैदान में एक सफेद धार बह निकली। इस धार में ऊंची तलवार की हुई थी। ये देखकर कई साधक कांप उठे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन फिर अचानक वे अपनी स्तब्ध अवस्था से जाग उठे। इस अदृश्य तलवारची की उपस्थिति में उनकी त्वचा में चुभन होने लगी। बेशक ये सब एक भ्रम था। हा हा हा। उसी समय पूरे वातावरण में जोरदार हंसी गूंज उठी। राघव अपने दिल की बेतहाशा खुशी को दबा नहीं सका। उसने अपना सिर पीछे किया और जोर से हंसा। ये तलवारबाजी थी। उसने सचमुच अत्यंत दुर्लभ और पौराणिक तलवारबाजी को समझ लिया था। वह मूलतः तलवार दाव का विशेषज्ञ था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह लगभग 10 वर्षों से तलवार की मंशा के भ्रूण रूप में ही अटका हुआ था और कभी भी उन बंधनों को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाया था जो उसे पीछे बांधे हुए थे। हालांकि अभी अभी जब उसने राहुल की तलवार की नीयत देखी तो उसके दिल पर छाई धुंध अचानक छट गई। उसकी उमड़ती तलवार की क्यू बेड़ियों को तोड़कर बाहर आ गई और उसने तलवार की नीयत को सफलतापूर्वक समझ लिया। इस पल उसका मन साफ था, मानो तलवार चलाने का इरादा उसमें साकार हो गया हो। तलवार के इरादे को समझने के लिए संप्रदाय के नेता को बधाई। ये देखकर बुजुर्ग भी बहुत खुश हुए और उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़े। राघव की तलवार की मंशा की समझ का मतलब था कि ठाकुर संप्रदाय की समग्र ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। ये देखकर ठाकुर संप्रदाय के शिष्यों को अंततः एहसास हुआ कि उनके संप्रदाय के नेता ने तलवार के इरादे को समझ लिया है। तलवार के इरादे को समझने के लिए संप्रदाय के नेता को बधाई। तुरंत ही बधाई की आवाजें गड़गड़ाहट की तरह पूरे पर्वत पर गूंज उठीं। उनके लिए तलवार की मंशा को समझना एक अप्राप्य उपलब्धि थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह एक ऐसी चीज थी जिसका अनगिनत तलवार दाव साधक सपना देखते थे। महान अशोका राजवंश की स्थापना के बाद से कई प्रतिभाशाली तलवारबाज हुए, लेकिन उनमें से अधिकांश तलवार के इरादे को समझने की दहलीज पर अटक गए। किंवदंती है कि केवल तलवार के इरादे को सफलतापूर्वक समझकर ही तलवार दाव साधक तलवार दाव साधना के सच्चे मार्ग पर कदम रख सकता है। राहुल, तुम सचमुच चीजें छिपाना जानते हो। राघव की नज़र राहुल पर पड़ी और उसने उसे एक अजीब भाव से देखा। यदि राहुल ने अपनी तलवार की मंशा प्रदर्शित करने की पहल नहीं की होती तो वह तलवार की मंशा के उस दायरे को नहीं जान पाता जिसे राहुल पहले ही समझ चुका था। शुरुआत में उसे बस यही लगा कि राहुल की चालें किसी खास रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई हैं, जो हल्की सी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से प्रतिध्वनित होती हैं। जब तक उसने तलवार की नीयत को सफलतापूर्वक नहीं समझ लिया, तब तक उसे तलवार की नीयत को समझने में राहुल की उपलब्धियों का एहसास नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राहुल ने जो तलवारबाजी दिखाई वह स्वाभाविक और सहज थी, उसमें जरा भी अटपटापन नहीं था। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष ने तलवारबाजी को अभी तक समझा ही नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार चलाने की इस क्षमता में इस व्यक्ति की उपलब्धियां दूसरे स्तर पर पहुंच गई हों, या शायद उससे भी अधिक? यद्यपि राघव इस विषय में बहुत उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि ऐसे मामलों को गुप्त रखना ही बेहतर होता है। मैं तो बस भाग्यशाली था। राहुल मुस्कुराया। भाग्यशाली? आप महान अशोका राजवंश के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप ठाकुर संप्रदाय के भी अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। प्रतिभाशाली लोग ऐसे ही होने चाहिए, राघव ने ऊंची आवाज में कहा। अब वह बहुत खुश था। तलवार की नीयत की सफल समझ के आगे एकमात्र हृदय खोज फल क्या था? फिर भी मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। अगर आपने अभी जानबूझकर अपनी तलवार की मंशा नहीं दिखाई होती तो मुझे नहीं पता कि मैं कब उस सीमा को पार कर पाता और तलवार की मंशा को समझ पाता। राघव ने राहुल की ओर मुट्ठी बांधकर उसे धन्यवाद दिया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। यद्यपि तलवार के इरादे की उनकी समझ तलवार दाव साधना की उनकी अपनी नींव से निकटता से जुड़ी हुई थी, फिर भी राहुल उत्प्रेरक था। दूसरे शब्दों में, तलवार चलाने की क्षमता के मामले में राहुल अपने शिक्षक के बराबर था। इसलिए राहुल के प्रति राघव की कृतज्ञता सच्ची थी। ये देखकर ठाकुर संप्रदाय के कई साधक अचंभित रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय के नेता तलवार के इरादे को समझने में सक्षम थे, जिसका कारण वास्तव में एल्डर राहुल था।
क्या इसका मतलब ये था कि एल्डर राहुल की तलवारबाजी की क्षमता बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गई थी? वे सब इंसान थे, तो उनके और उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर राहुल की साधना पहले ही संप्रदाय के नेता के समान स्तर पर पहुंच गई हो? सभी के मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। उनकी निगाहें राहुल पर पड़ीं और उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। इसके अलावा राहुल के तलवारबाजी के प्रदर्शन का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट था। न केवल राघव ने तलवारबाजी की मंशा समझ ली थी, बल्कि अन्य साधकों ने भी बहुत कुछ हासिल किया था। कई साधक जो तलवार दाव की साधना में अटके हुए थे, अचानक प्रबुद्ध हो गए और उन्हें तलवार की हुई और अपनी साधना की नई समझ प्राप्त हुई। ये कहा जा सकता है कि जिस भी साधक ने राहुल की तलवार की मंशा का प्रदर्शन अपनी आंखों से देखा, उसने कुछ न कुछ प्राप्त किया। एल्डर राहुल बहुत अद्भुत हैं। हर किसी के दिल राहुल के लिए प्रशंसा और कृतज्ञता से भरे हुए थे। राहुल की अभी की हरकतें बेशक उन्हीं के लिए थीं। उसने ठाकुर संप्रदाय के सभी लोगों को ज्ञान देने के लिए अपनी तलवार की नीयत दिखाई थी। ऐसा कोई भी पुराना बुजुर्ग नहीं कर सकता था। ये देखकर एल्डर ज्योति, जो उसके बगल में था, ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ राहुल को देखा। आधे महीने पहले उसकी साधना का स्तर राहुल के समान ही था। वे दोनों जुदान चरण के मध्य चरण के साधक थे। हालांकि इस आधे महीने में उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई थी। दूसरी ओर राहुल पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। जब उसने चिंकी और पिंकी से राहुल के कार्यों के बारे में जाना तो उसका दिल और भी अधिक सदमे में आ गया। उन्होंने उसे बताया कि राहुल ने डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को बहुत तेजी से परिष्कृत कर दिया था और उन्होंने राहुल के भयानक आध्यात्मिक दबाव को भी महसूस किया था। यदि चिंकी और पिंकी ने जो कहा वह सच था, तो बहुत संभव है कि राहुल स्वर्णिमकोर क्षेत्र तक पहुंच गया हो। संपूर्ण महान अशोका राजवंश के दौरान स्वर्णकोर क्षेत्र साधक बहुत कम थे, और स्वर्णकोर क्षेत्र साधक जिन्होंने तलवार के इरादे को समझ लिया था, वे और भी अभूतपूर्व थे। एल्डर ज्योति को आश्चर्य हुआ कि क्या संप्रदाय के नेता को इस बात की जानकारी थी। एल्डर ज्योति ने गहरी सांस ली, उसका दिल सदमे से भर गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो युवक उसके पीछे आया था और विनम्रतापूर्वक तलवार दाव पर मार्गदर्शन मांगा था, वह पहले से ही इस स्तर तक बढ़ गया था। पलक झपकते ही वह उसे बहुत पीछे छोड़ चुका था। एक पल के लिए एल्डर ज्योति का दिल सभी प्रकार के विचारों से भर गया और वह थोड़ा असहज महसूस करने लगी। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि वह राहुल की ताकत से ईर्ष्या करती थी, बल्कि इसलिए कि राहुल की प्रतिभा बहुत ही भयानक थी। वह उसकी प्रतिभा से दबा हुआ महसूस करती थी। राहुल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एल्डर ज्योति के हाव भाव में भी बदलाव देखा। उसने एल्डर ज्योति की तरफ देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। एल्डर ज्योति उससे 10 साल से भी ज्यादा बड़ी थी। फिर भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों की नज़र में वह अभी भी बहुत छोटी थी। राहुल भी जानता था कि एल्डर ज्योति उसके बारे में कैसा महसूस करता है, लेकिन फिलहाल उसके मन में इस मामले पर चर्चा करने का कोई विचार नहीं था। चलो वापस चलते हैं। राहुल फिर यू और गीता रावत को लेकर चली गई। 5 दिनों में ठाकुर संप्रदाय प्रतियोगिता। सभी ठाकुर संप्रदाय के अनुयायी भाग ले सकते हैं। राघव की आवाज़ पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। फिर पलक झपकते ही वह अचानक प्रशिक्षण मैदान से गायब हो गया। उपसंप्रदाय के नेता और अन्य बुजुर्ग भी एक एक करके चले गए। जब उन्होंने राहुल की तलवारबाजी देखी तो उन्हें भी कुछ समझ आ गई और वे जल्दी से उसे आत्मसात करने के लिए वापस चले गए। जीवन चोटी। यू और गीता रावत के लौटने के बाद उन्होंने भी आज की उपलब्धियों को ठीक से समझने और समेकित करने के लिए एकांत साधना में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अब चूंकि संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, इसलिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव क्षण का लाभ उठाना था ताकि वे अपने शिक्षक की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। वापस लौटने के बाद राघव ने अपने शिष्य को भी बुलाया। उन्होंने राहुल के उदाहरण का अनुसरण करने और अपने शिष्य के लिए एक साथी के रूप में कार्य करने की योजना बनाई तथा संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अपने शिष्य की ताकत में सुधार करने का प्रयास किया। हालांकि अन्य बुजुर्गों द्वारा राहुल की नकल करने पर उसका मजाक उड़ाने से रोकने के लिए वान शानहाई ने चतुराई से अपने शिष्य को जंगल में एक स्थान पर ले गया और फिर अपना युद्ध सत्र शुरू किया। उन्होंने अपनी साधना भी बंद कर दी और अपने हाथ में एक कांसे की तलवार पकड़ ली। हालांकि राघव को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसकी तलवारबाजी पहले स्तर पर पहुंच चुकी थी, फिर भी वह अपने शिष्यों से इतनी आसानी से नहीं लड़ सकता था। गीता रावत और यू की तुलना में उसके शिष्यों को पूरी तरह से बांध दिया गया और पीटा गया। यद्यपि उनके शिष्यों ने उनके साथ कई बार युद्ध किया, फिर भी उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता में बहुत धीरे धीरे सुधार हुआ। आधे दिन के बाद वास्तव में कुछ शिष्यों की शक्ति में सुधार हुआ था, लेकिन सुधार की संभावना बहुत कम थी। छोड़ो भी, नतीजे इतने अच्छे नहीं हैं। ये देखकर राघव गहरी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। राहुल न केवल एक राक्षस था, बल्कि उसके शिष्य भी राक्षस थे। उनकी तुलना राहुल से नहीं की जा सकती थी और उनके शिष्यों की तुलना यू और गीता रावत से भी नहीं की जा सकती थी। वह क्या कर सकता था? वह कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? समय उड़ता गया और जल्द ही 5 दिन बीत गए। संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुल 20,000 ठाकुर संप्रदाय साधक ठाकुर पर्वत पर एकत्रित हुए थे। संप्रदाय प्रतियोगिता कुल 3 दिनों तक चलेगी। टैंट्रोमैक्स। यह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और व्यक्तिगत शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा थी।
इन समूहों में बाह्य संप्रदाय के शिष्यों की संख्या सबसे अधिक थी, उसके बाद आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और व्यक्तिगत शिष्यों की संख्या थी। अगर कोई बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में शीर्ष 10 में आता तो वह आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को चुनौती देने के योग्य हो जाता। अगर चुनौती सफल होती तो वह आंतरिक शिष्य बन सकता था। साथ ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए चुनौती के नियम भी वही थे। हालांकि कोई व्यक्ति वास्तव में व्यक्तिगत शिष्य बन सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि संप्रदाय का नेता, उपसंप्रदाय का नेता या कोई वरिष्ठ व्यक्ति सफल चुनौती देने वाले का पक्षधर था या नहीं। यदि साधक में उत्कृष्ट प्रतिभा हो तो इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वह किसी बुजुर्ग का शिष्य बन सकता है। अल्पविराम। बाह्य संप्रदाय के अधिकांश शिष्य ची रूपांतरण क्षेत्र के साधक थे और उनमें से केवल बहुत कम ही सच्चे सार क्षेत्र तक पहुंचे थे। एक दिन बीत गया और बाह्य संप्रदाय के शिष्यों की प्रतियोगिता समाप्त हो गई। शीर्ष 10 बाह्य संप्रदाय के शिष्यों में से 3 सच्चे सार क्षेत्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश सच्चे सार क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थे। यद्यपि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सामान्यतः बाह्य संप्रदाय के शिष्यों से अधिक शक्तिशाली होते थे, फिर भी कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ऐसे थे जो केवल ची रूपांतरण क्षेत्र के साधक थे, यद्यपि उच्च स्तर के। उनमें से कई लोग सच्चे सार क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुके थे। सबसे मजबूत आंतरिक संप्रदाय का शिष्य सच्चे सार क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया था। प्रतियोगिता का दूसरा दौर भी बिना किसी घटना के समाप्त हो गया। बड़े बुजुर्गों ने पहले ही रैंकिंग तय कर दी थी। जल्द ही तीसरा दिन आ गया। आज व्यक्तिगत शिष्यों के बीच प्रतियोगिता होगी। पहले 2 चरणों की तुलना में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तिगत शिष्य निस्संदेह श्रेष्ठतम शिष्यों में श्रेष्ठतम थे। सबसे निम्न साधना क्षेत्र वाला साधक चौथे स्तर का सच्चा सार क्षेत्र साधक था। इन कुछ दिनों में राहुल भी प्रतियोगिता पर नजर रख रहा था ताकि देख सके कि क्या उसे कोई ऐसा साधक मिल सकता है जिसके पास विशेष शारीरिक संरचना हो। हालांकि उन्हें निराशा हुई कि संप्रदाय में ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जिसकी शारीरिक बनावट विशेष हो। कुल 22 व्यक्तिगत शिष्य थे, जिनमें संप्रदाय के नेता, उपसंप्रदाय के नेता और 5 वरिष्ठ लोग शामिल थे। वे 20,000 साधकों में सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध भी थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे यू और गीता रावत, जिन्हें राहुल ने अपने साथ ले लिया था। कई साधक यू और गीता रावत की लड़ाई देखने आए थे। आखिरकार वे न सिर्फ बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि बेहद ताकतवर भी थीं। ये बात 5 दिन पहले प्रशिक्षण मैदान में हुए अभ्यास सत्र से साफ जाहिर हो गई थी। यू और गीता रावत ने भी राहुल को निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी लड़ाइयां जीत ली थीं और कहा जा सकता था कि उन्होंने बाकी निजी शिष्यों को भी धूल चटा दी थी। यू की ताकत अधिक से अधिक भयावह क्यों होती जा रही है? एल्डर ज्योति, जो कि बड़े की सीट पर पालथी मारकर बैठी थी, जब उसने देखा कि प्रतियोगिता किस प्रकार आगे बढ़ रही है तो वह अवाक रह गई। हालांकि यू की साधना अभी तक सफल नहीं हुई थी, उसकी तलवार की क्यू अत्यंत तीक्ष्ण हो गई थी। सच्चे सार क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के साधक उसके एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकते थे। यहां तक कि प्रथम बुजुर्ग का प्रिय शिष्य, जिसकी साधना सच्चे सार क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई थी, वह भी यू के विरुद्ध केवल 10 चाल ही टिक पाया था। ये तलवारनुमा शरीर वाले व्यक्ति की ताकत है। राघव ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए कहा। यू ने जो तलवार जैद काया जागृत की थी, वह एक दुर्लभ तलवार काया थी, जिसने उसकी शारीरिक क्षमताओं और सजगता में बहुत सुधार किया था। राहुल द्वारा दी गई ठाकुर तलवार के साथ अरुण भी उसे हरा नहीं पाता। ये सोचकर राघव का दिल ईर्ष्या से भर गया। राहुल न केवल एक राक्षस था, बल्कि उसके शिष्य भी अधिक से अधिक राक्षसी होते जा रहे थे। मैं हार गया। छोटी बहन वाकई बहुत ताकतवर है। पहले बुजुर्ग के प्रिय शिष्य को यू की तलवार से उड़ा दिए जाने के बाद वह बड़ी मुश्किल से जमीन से ऊपर चढ़ पाया। अपने शरीर के अंदर अस्थिर आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हुए वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। यू ने जो ताकत दिखाई वह उसके परी जैसे रूप की तरह ही बेहद चौंकाने वाली थी। वह एक विशाल पर्वत जैसी लग रही थी, ऊंची और अप्राप्य। मैं हार स्वीकार करता हूँ। उसी समय एक अन्य अखाड़े के मंच पर पिंकी ने भी सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता था। इस बार उसका सामना गीता रावत से हो चुका था। यदि वह अन्य व्यक्तिगत शिष्यों में से कोई होती तो वह लड़ सकती थी और जीत सकती थी, लेकिन गीता रावत से लड़ने की उसकी थोड़ी सी भी इच्छा या आत्मविश्वास नहीं था। गीता रावत को देखकर पिंकी को लगा कि सब कुछ एक सपने जैसा था। When celebs got Halloween totally wrong. Brainberries. कुछ दिन पहले गीता रावत एक निम्न स्तरीय ची रूपांतरण क्षेत्र साधक थी। तब से कितने दिन बीत गए थे। अब वह सिर्फ उनके साधना स्तरों के अंतर के आधार पर उसे हार मानने पर मजबूर कर सकती थी। अचानक उसे आत्मदया और उदासी ने घेर लिया। मुझे इतना अच्छा शिक्षक क्यों नहीं मिला? वे दोनों बड़ी बहनें बहुत मजबूत हैं। हाँ, एल्डर राहुल के शिष्य अलग हैं। वे दोनों बहुत बलवान हैं। जब दर्शक शिष्यों ने मुकाबलों को होते देखा तो वे उत्साह से चिल्ला उठे। एक के बाद एक वे छोटे छोटे प्रशंसक बन गए। इसमें कोई मदद नहीं थी। कौन ऐसी महिलाओं का विरोध कर सकता था और उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता था, जो इतनी खूबसूरत थीं कि राष्ट्रों को उखाड़ फेंक सकती थीं और इतनी मजबूत थीं कि शहरों को गिरा सकती थीं। काश एल्डर राहुल मेरे भी शिक्षक होते, कितना अच्छा होता। साथ ही उनके दिल ईर्ष्या से भर गए, खासकर यू की उत्पत्ति के बारे में जानने के बाद। वे मन ही मन कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। शायद वे भी एक अनगढ़ हीरा थे जो मिलने का इंतजार कर रहा था।
हालांकि जब भी किसी के दिल में ऐसी कल्पना होती थी तो उसके आसपास के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और उसे वास्तविकता में वापस लाते थे। भीड़ न केवल गीता रावत और यू की सुंदरता में डूबी हुई थी, बल्कि वे उनकी ताकत से भी गहराई से हैरान थे। जल्द ही प्रतियोगिता निर्णायक चरण पर पहुंच गई। इस दौर का मुकाबला गीता रावत और अरुण के बीच था। जब भीड़ ने ये देखा तो वे उत्साह से आंखें सिकोड़ने लगे। ये संभवतः तीसरे दौर का सबसे रोमांचक मैच होगा। नमस्ते जूनियर बहन किंग्यान। अरुण ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह गीता रावत की ओर अपनी मुट्ठियां तनी। नमस्कार वरिष्ठ भाई चेन। गीता रावत ने भी विनम्रता से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सभी ने कहा कि छोटी बहन ली और छोटी बहन यू की प्रतिभा का स्तर बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने आप दोनों को हमारे ठाकुर संप्रदाय की युवा पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली साधिका भी कहा। हालांकि ठाकुर संप्रदाय के सबसे बड़े भाई के रूप में मैंने कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव किया है और मैं इन अफवाहों से प्रभावित नहीं होऊंगा। तो छोटी बहन सावधान रहना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अरुण की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसका आभामंडल प्रचंड हो गया। उसके शरीर में उमड़ती हुई सच्ची सार शक्ति बाहर निकल आई। शिखर 8वें स्तर सच्चा सार क्षेत्र। अरुण का स्वागत गीता रावत की लंबी तलवार से हुआ। चूंकि उसने अपने शिक्षक से वादा किया था कि वह चैंपियनशिप जीतेगी, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने शिक्षक को निराश नहीं करेगी। गीता रावत के हाथ में तलवार एक तेज चमक के साथ चमक उठी और एक उभरती हुई सच्ची सार शक्ति बह निकली। 9वें स्तर का सच्चा सार क्षेत्र। अच्छा, जब उसने गीता रावत के शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस किया तो न केवल अरुण बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने मुस्कुराहट भी प्रकट की। तभी हम बराबरी पर माने जा सकेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अरुण के शरीर के चारों ओर की आभा एक बार फिर मजबूत हो गई। 9वें स्तर का सच्चा सार क्षेत्र। जब सबने ये देखा तो वे विस्मित होकर देखते रह गए। उनकी आंखें सदमे से भर गईं। इतने शक्तिशाली, ये दोनों किस साधना क्षेत्र में पहुंच गए हैं? निम्न साधना स्तर वाले कुछ साधक हैरान थे और पूछने लगे। वे सच्चे सार क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। वरिष्ठ भाई अरुण और वरिष्ठ बहन गीता रावत दोनों सच्चे सार क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। कुछ किसानों ने धैर्यपूर्वक समझाया, लेकिन लड़ाई देखते समय उनकी आंखें गंभीर थीं। हे भगवान, वे वास्तव में सच्चे सार क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए हैं। जैसा कि हमारे ठाकुर संप्रदाय के सबसे बड़े भाई से उम्मीद की जाती है, उनकी ताकत वास्तव में असाधारण है। चूंकि दोनों ही खेती के स्तर के मामले में समान रूप से मेल खाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यह लड़ाई देखना दिलचस्प होगा। पहले मैंने सोचा था कि सीनियर सिस्टर गीता रावत के जीतने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच लड़ाई का नतीजा भविष्यवाणी करना मुश्किल है। कई किसान उत्साहपूर्वक युद्ध पर चर्चा करने लगे। यू और गीता रावत की कुछ लड़ाइयां देखने के बाद सभी को उनकी ताकत के बारे में एक निश्चित स्तर की समझ प्राप्त हो गई थी। उसी क्षेत्र में इन दोनों शिष्यों की शक्ति सामान्य साधकों से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली व्यक्तिगत शिष्य भी पराजित हो गए। ये बात यू के लिए विशेष रूप से सत्य थी। उसकी तलवार क्यू अत्यंत शक्तिशाली थी और उसमें प्रबल विनाशकारी शक्ति निहित थी। हालांकि वह सच्चे सार क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर थी, फिर भी वह 7वें स्तर के सच्चे सार क्षेत्र के निजी शिष्य को आसानी से हरा सकती थी। पूरे ठाकुर संप्रदाय में केवल अरुण ही उसे दबा सकता था। अब अरुण की ताकत फिर से सुधर गई थी और वह अब साधना स्तर के मामले में गीता रावत के बराबर था। जहां तक सवाल है कि कौन अधिक शक्तिशाली था और कौन कमजोर, इस प्रश्न का उत्तर तो युद्ध ही देगा। संप्रदाय के नेता के सबसे बड़े शिष्य होने के नाते अरुण की शक्ति और साधना का स्तर हमेशा अन्य निजी शिष्यों से कहीं बेहतर रहा था। वह ठाकुर संप्रदाय के सबसे बड़े भाई भी थे। जब सभी ने अरुण की सफलता देखी तो वे उत्साहित हो गए। बड़े भाई आगे बढ़ो। ठाकुर संप्रदाय में अरुण की प्रतिष्ठा अभी भी काफी ऊंची थी, इसलिए कई समर्थक पहले से ही उत्साह से उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। हालांकि तुलनात्मक रूप से निस्संदेह अधिक लोग थे जिन्होंने गीता रावत का समर्थन किया। आखिरकार चाहे कोई भी जमाना हो, अच्छे दिखने वाले लोग हमेशा ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। इसके अलावा गीता रावत इतनी शक्तिशाली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने आसानी से छोटे छोटे प्रशंसकों का एक समूह बना लिया। यूं भी वही था। वरिष्ठ बहन ली, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हमारे लिए सबसे बड़े भाई को पीट पीट कर अधमरा कर दो। युद्ध देख रहे किसान तुरंत ही प्रशंसक बन गए और उत्साह से चिल्लाने लगे। उनमें से अधिकांश गीता रावत से बड़े थे, लेकिन तियान रूपीय महाद्वीप में शिष्य की पहचान और उनकी ताकत के अनुसार स्थिति निर्धारित की जाती थी। हालांकि गीता रावत अभी अभी राहुल की शिष्या बनी थी, ठाकुर संप्रदाय के नियमों के अनुसार व्यक्तिगत शिष्यों के अलावा बाकी शिष्यों को उसे वरिष्ठ बहन कहना पड़ता था। जूनियर बहन, कृपया अपनी तलवार निकालो। अरुण ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी तलवार गीता रावत की ओर तान दी। ठाकुर संप्रदाय के सबसे बड़े भाई होने के नाते उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। आखिरकार वे अपने बाकी निजी शिष्यों से कहीं आगे थे। बेशक इसमें गीता रावत शामिल नहीं था, जो अचानक एक परिवर्तनशील व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गया था। क्योंकि उनकी अपनी ताकत अन्य व्यक्तिगत शिष्यों से कहीं अधिक थी, अरुण ने स्वाभाविक रूप से अजेयता की आभा विकसित की। यद्यपि उसके शिक्षक ने कहा कि गीता रावत अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी उसने इस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार किसी की ताकत दूसरों के शब्दों पर निर्भर नहीं होती,
न ही ये किसी के अपने मूल्यांकन पर निर्भर करती है, बल्कि यह किसी की सच्ची सार शक्ति और किसी की लड़ाकू क्षमता की समृद्धि पर निर्भर करती है। वे दोनों सच्चे सार क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। वह लड़ाई से पहले कैसे डर सकता था? भले ही गीता रावत एल्डर राहुल की शिष्या थी, फिर भी वह स्वयं एल्डर राहुल नहीं थी। इसलिए अरुण ने अपना सज्जन स्वभाव बनाए रखने का फैसला किया। महिलाएं पहले, बड़े भाई, उस स्थिति में छोटी बहन पहले हमला करेगी। गीता रावत ने संकोच नहीं किया और एक हल्की छलांग के साथ उसका शरीर अचानक एक प्रतिबिंब में बदल गया और वह दूसरे पक्ष की ओर दौड़ पड़ी। चूंकि उसने अपने शिक्षक से वादा किया था कि वह चैंपियनशिप जीतेगी, तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। मैं, गीता रावत, इस जीवन में अपने गुरु का शिष्य बनने का अच्छा कर्म पाया। मैं गुरु की कृपा कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए मुझे अपना पूरा जीवन गुरु की कृपा का बदला चुकाने में लगाना चाहिए। मेरा जीवन गुरु का है। गुरु के शब्द मेरे लिए शाही आदेश की तरह हैं। भले ही वे यूं ही कहे गए हों, मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करूंगा। चूंकि शिक्षक चाहते हैं कि मैं चैंपियनशिप जीतूं, तो मैं, गीता रावत, जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सोचते हुए गीता रावत की निगाहें पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गईं। जब से वह टिहरी शहर में राहुल से मिली, उसका जीवन बदल गया। रावत परिवार एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहा था और जब वे उसकी खुशी का बलिदान देने ही वाले थे, तभी उसकी शिक्षिका प्रकट हुई। सूर्य के समान चमकदार मुस्कान वाले उस युवक ने अपनी कोमल दृष्टि से उसे अंधेरे से बाहर निकाला। फिर उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उच्च स्तरीय साधना पद्धतियां और मार्शल तकनीकें सिखाईं। गीता रावत के मन में अतीत के दृश्य कौंध गए। फिर वह एक अजीब सी आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गई और उसके मन में अंतर्दृष्टियां भरने लगीं। अगले ही पल उसके शरीर की असली सार शक्ति बाहर निकल आई और गीता रावत को घेर लिया। वह शक्ति जो एक तेज रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, धीरे धीरे तलवार में समा गई। एक क्षण में तलवार की नोक हिलने लगी, मानो कोई हिंसक जानवर चुपचाप जाग रहा हो। गीता रावत की असंतुलित आंखें, जो एक तेज रोशनी बिखेर रही थीं, अरुण पर पड़ी, जो ज्यादा दूर नहीं था। उसके हाथ में पकड़ी तलवार अचानक नीचे गिर पड़ी। तलवार क्यों फूट पड़ी और आगे बढ़ते हुए लहरें पैदा करने लगी। अत्यंत कठिन अखाड़े के मंच पर तुरंत दरारें आ गईं और वह अचानक टूट गया। ये शक्ति, ये देखकर बुजुर्ग लोग हैरान रह गए। राघव अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। विंडस्टॉर्म / उच्च ग्रेड ब्लैक रैंक। ये देखकर राहुल के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गीता रावत इस लड़ाई में विंडस्टॉर्म / के असली सार को समझ पाएगी। हालांकि वह केवल 9वें स्तर की सच्ची सार क्षेत्र साधक थी, जिसे विंडस्टॉर्म / ने बढ़ाया था, फिर भी उसने जो शक्ति प्रकट की वह किसी बैंगनी आत्मा क्षेत्र साधक से कमजोर नहीं थी। धमाका, विनाशकारी शक्ति से भरा तूफान जैसा प्रहार आगे बढ़ा और अरुण की ओर बढ़ गया। क्या? ये देखकर अरुण के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इस जबरदस्त तूफान को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जब तूफान अरुण के शरीर पर उतरने वाला था, तो एक चमकदार सुनहरी रोशनी अचानक चमक उठी और एक विशाल हथेली ने तूफान को कुचल दिया। ये राहुल था। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया, तो अरुण को राघव द्वारा छोड़े गए तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना होगा। हालांकि अगर उसने समय रहते इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत संभव था कि विंडस्टॉर्म / उसे मार डाले। जब अरुण को होश आया, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह पूरी तरह से स्तब्ध था और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह हार गया था, पूरी तरह हार गया था। अखाड़े में मानो सन्नाटा छा गया। पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब भीड़ ने तलवार की तूफान देखा, तो सब दंग रह गए। उनके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थीं। उन्हें उस हमले की भयानक शक्ति का एहसास हो गया था। वे अरुण के चेहरे के भावों में भी बदलाव साफ देख सकते थे। उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान अब हल्के डर में बदल गई थी। हर कोई जानता था कि अगर राहुल ने कोई कदम नहीं उठाया होता, तो अरुण इस हमले का शिकार हो जाता। मैं हार गया। काफी देर बाद अरुण ने अखाड़े के चारों ओर के सन्नाटे को तोड़ते हुए घबराहट से बुदबुदाया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी भुजाएं शक्तिहीन हो गईं और उसकी तलवार अखाड़े के मंच पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खाली थीं। वह शुरू से ही पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था कि वह गीता रावत को हरा देगा। आखिरकार वे दोनों 9वें स्तर के सच्चे सार क्षेत्र के साधक थे। अगर उनकी जन्मजात प्रतिभा में फर्क भी होता, तो भी वह इतनी बुरी तरह पराजित नहीं होता। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। हालांकि जब उसने गीता रावत को विंडस्टॉर्म / को छोड़ते देखा, तो उसे अचानक समझ में आ गया कि उनके बीच का अंतर एक प्राकृतिक खाई की तरह था जिसे पार नहीं किया जा सकता था। सिर्फ एक वार से ही प्रतिद्वंद्वी उसे मार सकता था। गुरुजी, मैं। ये देखकर गीता रावत की अभिव्यक्ति भी बदल गई और वह कुछ हद तक हैरान रह गई। उसने ये भी नहीं सोचा था कि युद्ध में उसे विंडस्टॉर्म / का वास्तविक सार समझ में आएगा तथा यह इतनी भयानक शक्ति उत्पन्न करेगा। हालांकि वह राहुल के कारण जीतना चाहती थी, लेकिन चेन जियाओफेंग को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। हालांकि जब उसने वह वार किया था, तब वह समझ की अवस्था में डूबी हुई थी और उसकी यादों ने उसकी जीतने की इच्छा को और भी बढ़ा दिया था। यही कारण था कि गीता रावत ने इतना शक्तिशाली तूफानी वार किया था। इसकी चिंता मत करो। राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और गीता रावत के पास आया। उसने गीता रावत के सिर पर थपथपाया और आंखों से उसे धीरे से दिलासा दिया।
हर कोई देख सकता था कि गीता रावत ने ये जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे दोष नहीं देंगे। इसके अलावा ये संप्रदाय का क्षेत्र था। संप्रदाय के नेता और वरिष्ठ सभी वहां मौजूद थे। वे चुपचाप बैठकर ये त्रासदी घटित होते नहीं देख सकते थे। यदि राहुल ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो भी संप्रदाय के नेता या अन्य बुजुर्ग हस्तक्षेप करते। अपनी शिक्षिका का स्नेह पाकर गीता रावत के दिल की घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने राहत की सांस ली। राघव ने ये दृश्य देखकर आह भरी। वह सचमुच एक राक्षस थी। हालांकि उसकी प्रतिभा राहुल जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह ज्यादातर साधकों से आगे निकल चुकी थी। इसके अलावा वह वास्तव में युद्ध में उस मार्शल तकनीक के वास्तविक सार को समझने में सक्षम थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि गीता रावत किस मार्शल तकनीक का उपयोग कर रहा था, लेकिन देखने में यह ठाकुर संप्रदाय की तूफानी तलवार तकनीक के समान ही लग रहा था, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक थी। उनके शिष्य के आत्मविश्वास को संभवतः बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। हालांकि ये भी अच्छा था। अगर किसी का साधना मार्ग बहुत सुगम हो तो यह अच्छी बात नहीं हो सकती। असली इंद्रधनुष तो हवा और बारिश का अनुभव करने के बाद ही चमकता है। उम्मीद है कि उनका यह नन्हा शिष्य इस अनुभव को अपने अंदर समाहित कर लेगा। क्या अंतिम लड़ाई अभी भी जारी रहेगी? तुरंत राघव की नज़र गीता रावत और यू पर पड़ी। अरुण की हार के बाद चैंपियनशिप के लिए केवल यू और गीता रावत ही दावेदार बचे थे। अन्य सभी निजी शिष्य इन दोनों से पराजित हो गए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। अब परिणाम का अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि यू को अपनी तलवार ज़ैदकाया का लाभ था और यदि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती तो संभवतः अरुण से अधिक मजबूत होती, लेकिन वह निश्चित रूप से गीता रावत के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी, जिसने विंडस्टॉर्म स्लैश को समझ लिया था। इसलिए रैंकिंग स्पष्ट थी। नंबर 1 गीता रावत, नंबर 2 यू, नंबर 3 चेन जियाओफेंग। संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों को प्रतियोगिता के तीसरे दौर की रैंकिंग से कोई समस्या नहीं थी। वे सर्वोच्च स्तर के कोर संरचना क्षेत्र विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें इन सच्चे सार क्षेत्र साधकों की युद्ध शक्ति का स्पष्ट ज्ञान था। उनकी रैंकिंग निष्पक्ष और न्यायसंगत थी। राघव और बुजुर्गों को अच्छी तरह से पता था कि भले ही गीता रावत ने विंडस्टॉर्म स्लैश को नहीं समझा हो, अरुण निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं था। हालांकि अरुण बहुत आश्वस्त था और उसने गीता रावत को चुनौती देने पर जोर दिया। इस अति आत्मविश्वास का परिणाम स्पष्ट था। ठाकुर संप्रदाय प्रतियोगिता की रैंकिंग निर्धारित होने के बाद पुरस्कार वितरित करने का समय आ गया। राहुल शीर्ष 3 पुरस्कारों का प्रभारी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें वितरित करने वाला व्यक्ति था। बेशक चौथे से 10वें रैंक के लिए भी पुरस्कार थे, लेकिन वे शीर्ष 3 की तुलना में बहुत अधिक साधारण थे और उन्हें संप्रदाय के नेता द्वारा सम्मानित किया गया था। चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को हृदय साधना फल दिया है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 30 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, आपको हृदय ध्यान फल प्राप्त हो गया है। जब राहुल ने गीता रावत को हृदय खोज फल दिया तो सिस्टम की अधिसूचना तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी। उसी समय रहस्यमय शक्ति से भरा एक आध्यात्मिक फल अचानक सिस्टम के भंडारण स्थान में प्रकट हुआ। मुफ्त उपहार पाने की खुशी। हे राहुल की अभिव्यक्ति वैसी ही रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतना उत्साहित था कि वह खुशी से उछल पड़ा। वह तो बस एक बिचौलिया था जो संप्रदाय की ओर से अपने शिष्य को हृदय साधना फल दे रहा था, लेकिन उसे इस व्यवस्था से एक इनाम मिला था। ये वस्तुतः आकाश से बरसा हुआ उपहार था। फिर राहुल ने यू को मूल संघनक गोली दी। हालांकि इस वजह से उसे सिस्टम से कोई इनाम नहीं मिला। आखिरकार वह पहले ही एक बार यू पर मूल संघनक गोली का इस्तेमाल कर चुका था। अंत में उन्होंने अरुण को, जो उदास था, शुई किंग तलवार दे दी। अरुण की नज़र शुई किंग तलवार पर पड़ी और वह चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसके दिल में कोई अबूझ गांठ पड़ गई हो। एल्डर राहुल पहले से ही एक राक्षसी अस्तित्व थे, एक युवा प्रतिभा जिसने एक युग को दबा दिया था। अब क्या उनका शिष्य उनके महान कारनामों को दोहराने वाला था? ऐसी राक्षसी प्रतिभा के युग में जन्म लेना सचमुच दुखद था। इस क्षण अरुण का हृदय शक्तिहीनता की भावना से भर गया। शक्तिहीनता की यह भावना उसके हृदय की गहराई से आ रही थी। फिर संप्रदाय प्रतियोगिता जारी रही। शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को व्यक्तिगत शिष्यों को चुनौती देने का अधिकार होगा। हालांकि निजी शिष्य निस्संदेह संप्रदाय के नेता या बुजुर्गों के शिष्य थे। उनकी ताकत कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि उन्हें यू और गीता रावत ने पीटा था, इसका मतलब यह नहीं था कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य उनके विरोधी होने के योग्य नहीं थे। हालांकि इस वर्ष की पंथ प्रतियोगिता में कई अज्ञात प्रतियोगी थे, फिर भी आंतरिक पंथ के शिष्यों और व्यक्तिगत शिष्यों के बीच शक्ति का अंतर था। कोई भी उन्हें चुनौती देने में सफल नहीं हुआ। 17 दिनों में संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले प्रत्यक्ष शिष्य हमारे ठाकुर संप्रदाय के प्रतिनिधि होंगे और 3 महान संप्रदायों के बीच प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके अलावा 3 महान संप्रदायों के बीच प्रतियोगिता हमारे ठाकुर संप्रदाय के क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। राघव द्वारा 3 महान संप्रदायों के बीच प्रतियोगिता की घोषणा के बाद ठाकुर संप्रदाय प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। 3 महान संप्रदायों के बीच पिछली 2 प्रतियोगिताएं क्रमशः होली संप्रदाय और भीमताल संप्रदाय के क्षेत्रों में आयोजित की गई थीं। इसलिए इस वर्ष की प्रतियोगिता की मेजबानी की बारी ठाकुर संप्रदाय की थी। कई ठाकुर संप्रदाय के साधक भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
महान अशोका राजवंश में ठाकुर संप्रदाय, होली संप्रदाय और भीमताल संप्रदाय शीर्ष 10 संप्रदायों में से थे। भीमताल संप्रदाय को 8वें स्थान पर, होली संप्रदाय को 9वें स्थान पर और ठाकुर संप्रदाय को 10वें स्थान पर रखा गया। अन्य दो महान संप्रदायों की तुलना में ठाकुर संप्रदाय की शक्ति निस्संदेह बहुत कमजोर थी। यही कारण था कि ठाकुर संप्रदाय के साधकों को महान संप्रदायों के बीच पिछली प्रतिस्पर्धा में अच्छे परिणाम नहीं मिले थे। हालांकि इस बार चीजें अलग थीं। अब जबकि एज्योर क्लाउड संप्रदाय में दोसन की, गीता रावत और ह्यू आ गए थे, वे महान संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में उलटफेर कर सकते थे। वे गीता रावत पर अपनी आशाएं टिकाए हुए थे। उसका तूफानी वार किसी बैंगनी आत्मा क्षेत्र के साधक के पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण के बराबर था। हालांकि प्रथम स्थान जीतने की कोई गारंटी नहीं थी। ह्यू और गीता रावत की ताकत को देखते हुए वे कम से कम शीर्ष 3 में से एक स्थान तो हासिल कर ही लेते। अब उन स्थानों पर पूरी तरह से दूसरे संप्रदायों के अनुयायी नहीं होंगे। कुछ ही समय बाद राहुल गीता रावत और ह्यू को जीवन शिखर पर वापस ले आया। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, राहुल ने हृदय ध्यान फल निकाला। उसके पास अभी भी मुफ्त पुरस्कार अर्जित करने का मौका था, तो वह इसे कैसे बर्बाद कर सकता था। गीता को पहले ही हृदय साधना फल प्राप्त हो चुका है, अब मैं ये हृदय ध्यान फल ह्यू को दूंगा। फिर राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और प्रकाश की एक धारा अचानक ह्यू की हथेली पर आ गिरी। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को हृदय ध्यान फल दिया है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 25 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान को आत्मा अवशोषण पुष्प प्राप्त हुआ है। सिस्टम की सूचना अचानक राहुल के दिमाग में गूंज उठी और उसी समय सिस्टम के भंडारण स्थान में हवा से एक फूल प्रकट हुआ जिसमें से हल्की सफेद ऊर्जा निकल रही थी। जब राहुल की नज़र आत्मा को अवशोषित करने वाले फूल पर पड़ी तो उसे अचानक एकाग्रचित्तता का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई अजीब सा संगीत सुनाई दे रहा हो जो मन को मोहित कर लेता हो। ये चीज़ तो असाधारण है। राहुल ने आंखें मूंद लीं। एक पल उसे देखने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक समझ वापस ले ली। आज मैं आपको हृदय खोज फल और हृदय ध्यान फल को परिष्कृत करने में मदद करूंगा। फिर राहुल दोनों लड़कियों को मुख्य हॉल में स्थित साधना कक्ष में ले आया। जिस तरह उसने डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट और माउंटेन कैल्सेडनी को परिष्कृत किया था, उसी तरह उसने पूरी शोधन और अवशोषण प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाई। ऐसा प्रतीत होता था कि इन आध्यात्मिक खजानों की दुर्लभता के कारण राहुल की सहायता के बावजूद दोनों लड़कियां केवल 90% प्रभाव ही अवशोषित कर पाईं। क्या बर्बादी है, ये देखकर राहुल का दिल दुख गया। यद्यपि केवल 10% ही बर्बाद हुआ, फिर भी उन्हें लगा कि यह अफसोस की बात है। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को 12 बोध मूल्य अंक प्राप्त करने में मदद की है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 4x क्रिटिकल पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 48 बोध मूल्य अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को 23 समझ मूल्य अंक प्राप्त करने में मदद की है, इसलिए आपको एक यादृच्छिक 2x महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 46 समझ मूल्य अंक प्राप्त किए हैं। जैसे ही सिस्टम की सूचनाएं समाप्त हुईं, उनके शिष्यों के समझने के मूल्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यू बोधमान 257, जन्मजात अस्थिमान 337, गीता रावत बोधमान 320, जन्मजात अस्थिमान 104, राहुल बोधगम्यता मान 488, जन्मजात अस्थिमान 519। अल्पविराम, ऐसा लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मेरी समझ का स्तर 500 से अधिक हो जाएगा। ये देखकर राहुल मुस्कुराया। उन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी और न सिर्फ उनके दोनों शिष्यों के बोध मूल्य अंक बढ़ गए थे, बल्कि उन्हें सिस्टम के पुरस्कारों से भी काफी बोध मूल्य अंक मिले थे। ये वाकई बहुत संतोषजनक था। जहां तक आत्मा को अवशोषित करने वाले फूल की बात है, राहुल को नहीं पता था कि इसे परिष्कृत करने के बाद उसके बोध मूल्य अंक 500 से अधिक हो जाएंगे, लेकिन वह इसे कभी नहीं आजमाएगा। लाभ को अधिकतम करने के लिए उसे अपने शिष्यों को ये देना होगा ताकि बदले में उन्हें बेहतर प्रणाली पुरस्कार प्राप्त हो सके। यदि वह सिस्टम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल न करे और उसे स्वयं आत्मसात कर ले, तो क्या ये ईश्वर के उपहार की बर्बादी नहीं होगी। इसके अलावा उसकी वर्तमान समझ के मूल्य को देखते हुए उसे समझ के मूल्य के उन छोटे छोटे अंकों की कमी नहीं थी जो उसे इसे परिष्कृत करने से प्राप्त होते। अब सबसे जरूरी काम यह है कि महान संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होने से पहले गीता रावत को कीमियागर बनाया जाए। उस समय मैं ह्यू पर आध्यात्मिक शक्ति संचार भी कर सकता हूँ। राहुल मन ही मन सोच रहा था। जो चीज़ें उसने पहले किसी शिष्य पर इस्तेमाल की थी, उन्हें 1 महीने बाद फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद राहुल ने गीता रावत और ह्यू को अलग अलग साधना करने को कहा, जबकि वह स्वयं ठाकुर संप्रदाय के 5वें पर्वत शिखर पर चले गए। ये ठाकुर संप्रदाय के तीसरे वरिष्ठ सीतु युफेई का पर्वत शिखर था। उनकी साधना पहले ही जुदान क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी और वे एक सच्चे रसायनज्ञ थे। यदि राहुल गीता रावत को एक वास्तविक कीमियागर बनने के लिए मार्गदर्शन करना चाहता था, तो उसे संबंधित कीमिया ज्ञान स्वयं सीखना होगा। कीमियागर विजय एक तृतीय श्रेणी का कीमियागर था, लेकिन वह एक साधारण तृतीय श्रेणी का कीमियागर ही था। वह केवल कुछ साधारण तृतीय श्रेणी की गोलियों को ही परिष्कृत कर सकता था। उच्च गुणवत्ता वाली तृतीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी असफलता की दर काफ़ी अधिक थी। हालांकि राहुल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह तो बस कीमिया से जुड़ा ज्ञान सीखना चाहता था। उसकी असफलता की दर चाहे कितनी भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
जब कीमियागर विजय को राहुल के उद्देश्य के बारे में पता चला तो उसने उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। उनकी नज़र में राहुल एक आदर्श साधक था। वह युवा, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली था। अब उसके शिष्यों ने ठाकुर संप्रदाय के सभी अन्य युवा साधकों को कुचल दिया। जब उन्होंने राहुल के बारे में सोचा तो उन्हें हीनता का एहसास हुआ। हालांकि अब लग रहा था कि राहुल भी परफेक्ट नहीं था। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिनमें वह अच्छा नहीं था। कीमियागर विजय को कुछ कीमिया की किताबें मिली और उन्होंने उन्हें राहुल को दे दिया। उसने पहले राहुल को उन्हें ध्यान से पढ़ने को कहा। अगर उसे कुछ समझ ना आए तो वह उससे कभी भी पूछ सकता था। हाँ, एल्डर राहुल, आपको खूब पढ़ाई करनी होगी। कीमियागर विजय हंसा। असली कीमियागर बनना इतना आसान नहीं है। सालों की पढ़ाई के बिना इसमें सफल होना नामुमकिन है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से कठिन है जिन्होंने पहले कभी कीमिया का अध्ययन नहीं किया है। कीमियागर विजय ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय उन्होंने राहुल की हतोत्साहित अभिव्यक्ति की कल्पना की जब वह एक क्षेत्र कीमियागर बनने में असफल रहा। यदि वे राहुल को थोड़ा कष्ट सहते हुए देख पाते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। कुछ नहीं हो सकता था। इस आदमी को हमेशा सबको पीछे छोड़ने का शौक था। वे दोनों राहुल से प्यार भी करते थे और नफरत भी। ये तथाकथित प्रेम इसलिए था क्योंकि राहुल ठाकुर संप्रदाय के सबसे युवा कोर गठन क्षेत्र के बुजुर्ग थे। संप्रदाय के नेता और अधिकांश बुजुर्गों ने उन्हें बड़ा होते देखा था। और नफरत की बात, क्योंकि इस आदमी की प्रतिभा बहुत ही जबरदस्त थी। समय समय पर वह किसी न किसी मामले में उनसे आगे निकल जाता था। इस राक्षस की तुलना में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और इससे उन्हें कचरा जैसा महसूस हुआ। तीसरे बुजुर्ग, मुझे आश्चर्य है कि एक असली कीमियागर बनने में आपने कितना समय लगाया? राहुल ने पूछा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कीमियागर विजय के इरादों को भांप लिया था, लेकिन उन्होंने बाद में उन्हें उजागर नहीं किया। 1 वर्ष। कीमियागर विजय ने राहुल की ओर देखा और फिर धीरे से उंगली उठाकर गर्व से कहा। त्यान रूपीय महाद्वीप में केवल वे साधक ही रसायनज्ञ बनने की योग्यता रखते थे जो सच्चे सार क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। आखिरकार गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सभी प्रकार के प्राकृतिक खजानों से औषधीय शक्ति निकालनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा लगती थी और केवल सच्ची सार शक्ति या सच्ची सार शक्ति से भी उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति ही ऐसा करने में सक्षम थी। जब साधक सच्चे सार क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उसकी अपनी आध्यात्मिक भावना भी अधिक प्रबल हो जाती है तथा ज्वाला के तापमान पर उसका नियंत्रण भी अधिक सटीक हो जाता है। एक उत्कृष्ट रसायनज्ञ को शोधन प्रक्रिया के विभिन्न बिंदुओं पर लौ के तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। बेशक कुछ लोग क्यूई रूपांतरण क्षेत्र में रहते हुए कीमियागर भी बन सकते हैं। हालांकि उन्हें कई सहायक उपकरणों और कलाकृतियों पर निर्भर रहना होगा, अन्यथा औषधीय गोली को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सच्ची सार शक्ति के समर्थन के बिना भले ही कोई औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सके, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता की नहीं होगी। इसके अलावा एक साधक के लिए कीमियागर बनने के लिए एक अत्यंत कठोर शर्त भी थी। वह ये था कि कृषक के पास अग्नि और लकड़ी दोनों गुण होने चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, उस युग के साधकों के पास अलग अलग गुण होते थे। सबसे आम गुण थे 5 तत्व। इसके अलावा बिजली और बर्फ जैसे कुछ दुर्लभ गुण भी थे। हालांकि कई साधकों के बीच ऐसे लोग भी होंगे जिनमें कोई गुण नहीं होंगे। सामान्यतः कहें तो किसी के गुण जन्मजात होते हैं। हालांकि उनमें थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की जा सकती थी, लेकिन ऐसा करना लगभग स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था। जहां तक राहुल की बात है, वह 10,000 में से एक व्यक्ति था जिसके पास कोई विशेषता नहीं थी, जिसका अर्थ यह भी था कि वह बहुत लचीला था। हालांकि थंडर स्वॉर्ड कंट्रोल तकनीक और 3000 थंडर स्वॉर्ड तकनीक की साधना ने उसके डेंटियन में बिजली के तत्व को जन्म दिया। उसके हर हमले में बिजली की एक झलक होती थी। ये बेहद जबरदस्त था। हालांकि राहुल के शरीर में आग और लकड़ी के गुण नहीं थे, इसलिए उसके लिए एक सच्चा कीमियागर बनना निस्संदेह कठिन था। दूसरे शब्दों में, वह केवल तभी कीमियागर बन सकता था जब उसके पास आग और लकड़ी के गुण हों। हालांकि उसे कीमियागर बनने की जरूरत नहीं थी। गीता रावत के पास द्विआत्मा वाला शरीर था और उसमें अग्नि और लकड़ी के गुण भी थे, इसलिए ये सीमा कोई बाधा नहीं थी। अब उसे केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से कीमिया का अध्ययन करने और उसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता थी और फिर उस ज्ञान को गीता रावत को सौंपना था। जब तक वह एक कीमियागर बन सकती है, वह इस प्रणाली का उपयोग करके किसी प्रकार का पुरस्कार अर्जित करने में सक्षम होगा जिससे वह कीमियागर बन सकेगा। हालांकि कीमियागर विजय को यह पता नहीं था, इसलिए उनकी नज़र में चाहे राहुल कितनी भी मेहनत कर ले, वह कीमियागर नहीं बन पाएगा। 1 साल, यह कोई बहुत बुरा नहीं है, है ना? इसके बाद राहुल ने संबंधित कीमिया की किताबें लीं और जीवन शिखर पर लौट आए। कीमियागर विजय ने उस दिशा में देखा जिस ओर राहुल गया था और जोर से हंस पड़ा। 1 साल बुरा नहीं है, ये कहने का उनका क्या मतलब था? क्या उन्हें नहीं पता था कि जो लोग 1 साल के अंदर कीमियागर बन जाते हैं वे सभी प्रतिभाशाली होते हैं? यदि यह व्यक्ति दीवार से न टकराता तो उसे यह एहसास नहीं होता कि कीमियागर बनना कितना कठिन है। यद्यपि उनकी प्रतिभा अत्यंत प्रचंड थी और उसने महान अशोका राजवंश में साधकों की पूरी युवा पीढ़ी को दबा दिया था, फिर भी एक वास्तविक कीमियागर बनना इतना आसान नहीं था। राहुल, मैं एक अच्छे शो का इंतजार करूंगा। संप्रदाय के नेता और अन्य बुजुर्गों को पता चला कि राहुल एक कीमियागर बनना चाहता था। हाँ, ये सचमुच दिलचस्प है।
हे, मैं आखिरकार इस आदमी को हतोत्साहित होते देख पाऊंगा। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी होती है। जब समय आएगा तो यह आदमी गोलियों को परिष्कृत करने की नाकाम कोशिश करेगा। भट्टी में हुए विस्फोट से उसका चेहरा और सिर काला पड़ जाएगा। ये याद रखने लायक बात होगी। यह आदमी वाकई बहुत ज्यादा है। इतनी जबरदस्त प्रतिभा के साथ ये सिर्फ साधना पर ध्यान क्यों नहीं देता? एल्डर ज्योति अवाक रह गए। दूसरे लोग ऐसी अद्भुत प्रतिभा के बारे में केवल स्वप्न ही देख सकते थे, फिर भी इस व्यक्ति ने न केवल साधना पर ध्यान नहीं दिया बल्कि रसायन विद्या सीखने में अपना समय भी बर्बाद कर दिया। क्या ये ईश्वर के वरदान की बर्बादी नहीं थी? राहुल के गुणों का परीक्षण बहुत पहले ही हो चुका था। उसके दानतयान में आग और लकड़ी के गुण नहीं थे। जब तक कि आगे चलकर कहीं कोई संयोग न हो, उसके लिए कीमियागर बनना बिल्कुल असंभव था। यह आदमी पहले ही कोर फॉर्मेशन के क्षेत्र में पहुंच चुका था। वह कीमियागर बनने के बारे में क्यों सोच रहा था? ये सोचकर सभी लोग हैरान थे। यदि उसकी प्रतिभा औसत होती और उसे साधना में कोई बाधा आती तो ये समझ में आता कि वह रसायन विद्या के मार्ग पर समय बिताना चाहता। हालांकि इस लड़के की प्रतिभा तो कमाल की थी। क्या ये समय की पूरी बर्बादी नहीं थी जिसे निखारने में बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता था? बेशक किसी ने भी राहुल को नहीं रोका या उसे मना नहीं किया। वे राहुल के चरित्र को अच्छी तरह जानते थे। उसे अभी भी अपनी सीमाएं पता थीं। एक बार जब उसे पता चलता कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह हार मान लेता। और वे उसका धूल से सना चेहरा भी देखना चाहते थे। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही कुछ दिन बीत गए। इस दौरान राहुल गंभीरता से कीमिया का अध्ययन कर रहा था। अगर उसे कोई ऐसी चीज मिलती जो उसे समझ नहीं आती तो वह दौड़कर कीमियागर विजय से पूछता। कीमियागर विजय अधीर नहीं थे। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और अपने संचित अनुभव और ज्ञान के आधार पर राहुल को कीमिया सिखाए। उन्होंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और खजानों की औषधीय प्रभावकारिता तथा उन्हें परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सटीक तापमान नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताया। हर बार जब उसे अपने सवाल का जवाब मिलता तो राहुल की आंखें चमक उठतीं। वह पूरी तरह से कीमिया के नशे में चूर था। अपनी समझ की क्षमता के कारण वह किताबों में मौजूद सारी जानकारी एक नज़र में ही याद कर लेता था और ज़्यादातर समझ लेता था। वह पहले ही एक हद तक निपुणता हासिल कर चुका था। यद्यपि उनके डेंटियन में अग्नि और लकड़ी के दोहरे गुण नहीं थे, फिर भी वे अक्सर मानसिक रूप से शोधन प्रक्रिया का अनुकरण करते थे। जल्द ही 3 दिन बीत गए। राहुल के बारे में कहा जा सकता है कि उसने रसायन विद्या के बारे में ज़रूरी सारा ज्ञान सीख लिया था। कम से कम सैद्धांतिक ज्ञान के मामले में वह कीमियागर विजय से कमतर नहीं था। क्या आप गोलियों को परिष्कृत नहीं करने जा रहे हैं? ये देखकर कि राहुल जाने वाला था, कीमियागर विजय उलझन में लग रहा था। यह आदमी इतने दिनों से कीमिया का अध्ययन करने पर काम कर रहा था, लेकिन अब जब उसने सैद्धांतिक ज्ञान सीख लिया है तो उसने गोलियों को परिष्कृत करने का काम छोड़ दिया है। कोई जल्दी नहीं है, समय आने पर मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। राहुल ने कुछ नहीं बताया। उसने सीतू युफेई को धोखे से एक भट्टी दिलवा दी और सीधे जीवन चोटी पर वापस चला गया। कीमियागर विजय ने उस दिशा में देखा जिस ओर राहुल ने छोड़ा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी खुद को बेवकूफ़ बनाने से डरेगा। शायद वह कीमिया भट्टी वापस ले जाकर अकेले में गोलियां परिष्कृत करना चाहता था। छोड़ो भी, इस आदमी को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। बेहतर होगा कि मैं गोली के फॉर्मूले का ठीक से अध्ययन करूं। अब सबसे ज़रूरी काम ये सीखना था कि आत्मा वापस लाने वाली गोली को कैसे परिष्कृत किया जाए। जैसे ही राहुल जीवन शिखर पर लौटा, उसने गीता रावत को बुलाया। लड़की, क्या तुम कीमियागर बनना चाहती हो? राहुल सीधे मुद्दे पर आ गया। क्या? गीता रावत ने जब ये सुना तो वह दंग रह गई। फिर उसने चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। हाँ, तियानरूपीय महाद्वीप में हजारों साधकों में से केवल एक ही रसायन शास्त्री बन सकता था। कीमियागर की उपाधि भी एक अत्यंत सम्मानित स्थिति का प्रतीक थी। कीमियागर वे लोग थे जिन पर अनगिनत साधक रीझते थे। दुर्भाग्यवश सभी कृषकों के पास अग्नि और लकड़ी की दोहरी विशेषताएं नहीं थीं। बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खुद कीमिया सिखाऊंगा, राहुल ने कहा। क्या ये हो सकता है कि टीचर कोई कीमियागर हो? ये सुनकर गीता रावत हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सुना था कि टीचर कीमियागर भी हैं। बुरा नहीं, राहुल ने बिना शर्माए या अपना भाव बदले सिर हिलाया। आप अग्नि और लकड़ी के दोहरे गुणों के साथ पैदा हुए हैं। आप एक कीमियागर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अब मैं तुम्हें स्वयं कीमिया सिखाऊंगा। फिर राहुल ने अपनी आस्तीन लहराए और गीता रावत को साधना कक्ष में ले गया। फिर दोनों पूरे 3 दिन तक साधना कक्ष में रहे। सच्चे सार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद साधक पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां वे उपवास कर सकते थे। उनके रोमछिद्र अपने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं को पुनः पूरित कर सकते थे। इस अवधि के दौरान राहुल ने जो भी सैद्धांतिक ज्ञान सीखा था उसे गीता रावत को प्रदान किया था। हालांकि उन्होंने गीता रावत के सामने गोलियों को परिष्कृत करने का प्रदर्शन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसे हाथ से ज्वाला का तापमान नियंत्रित करना सिखाया। उन्होंने गीता रावत को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के सार को परिष्कृत करने का तरीका भी शब्दों में सिखाया। अब वे गोलियों को परिष्कृत करने के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके थे। गीता रावत ने अपने शिक्षक के चेहरे की ओर देखा जो उसके ठीक सामने था और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा।
वह अपने शिक्षक के इतने निकट संपर्क में पहले कभी नहीं आई थी। और वह उनके साथ 3 दिन तक एक ही कमरे में रही थी। ये बहुत ही आनंददायक था। हालांकि ये ठीक इसलिए हुआ क्योंकि गीता रावत का ध्यान भटक गया था, जिसके कारण उसकी गोली शोधन की कोशिशें विफल हो गईं। अपने मन को स्थिर करो, ध्यान भटकाने वाले विचारों को मन में मत लाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये देखकर राहुल गीता रावत को देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस शिष्या को क्या हो गया है? वह हमेशा विचलित क्यों रहती थी? क्या वह अपने गुरु के समय और प्रयास का सम्मान करना नहीं जानती थी? ठीक है, गीता रावत ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और मन ही मन खुद पर चिल्लाई कि उसे अपनी कल्पनाओं को बेलगाम नहीं होने देना चाहिए और नहीं छोड़ सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर उसे अपनी शिक्षिका को निराश नहीं करना चाहिए। खेती के कमरे में बहुत अधिक औषधीय जड़ी बूटियां नहीं थीं और अब वह पहले से ही अंतिम बैच तक पहुंच चुकी थी। यदि वह पुनः असफल हुई तो उसे हार माननी पड़ेगी। ये सोचते हुए गीता रावत गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी और उसकी निगाहें धीरे धीरे और अधिक दृढ़ हो गईं। जैसे ही उसने अपनी अग्नि गुण ऊर्जा को प्रवाहित किया, उसके दानतीयन में मौजूद वास्तविक सार शक्ति हवा के झोंके की तरह बाहर निकल आई। फिर उसके शरीर में लकड़ी के गुण ऊर्जा को उसकी वास्तविक सार शक्ति को लगातार बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया और उसने आग के तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। जैसे जैसे भट्टी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया, असली सार की लपटें धीरे धीरे औषधीय जड़ी बूटियों के अंदर की अशुद्धियों को जलाकर नष्ट कर देती गईं। ये देखकर राहुल ने भी गहरी सांस ली। उसकी आध्यात्मिक भावना जागृत हुई और धीरे धीरे गीता रावत को औषधीय जड़ी बूटियों की अशुद्धियां दूर करने में मदद मिली। गीता रावत की एकाग्रता और राहुल की मदद से औषधीय जड़ी बूटियों की अशुद्धियों को सफलतापूर्वक हटा दिया गया। समय बीतने के साथ विभिन्न गुणों वाली औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति धीरे धीरे एकीकृत होती गई। गोली भट्टी के अंदर एक गोली का भ्रूण रूप प्रकट हुआ। अब जब आप गोली को परिष्कृत करने के अंतिम चरण पर हैं, तो आपको अपना मन स्थिर करना होगा। राहुल की नज़रें कोमल थीं जब वह बोल रहा था। फिर उसकी अपनी आध्यात्मिक भावना ने धीरे धीरे गीता रावत की आध्यात्मिक भावना को अपने घेरे में ले लिया और धीरे धीरे उसे निर्देशित करते हुए गोली भट्टी की लौ के तापमान को नियंत्रित किया। अचानक गोली का भ्रूण रूप चमक उठा और जैसे ही प्रकाश की किरणें बिखरी, उन्होंने एक गोल गोली प्रकट की जो पूरी तरह से संघनित हो गई थी। सफलता! ये देखकर राहुल की आंखें चमक उठीं। जैसे जैसे तपती लौ धीरे धीरे कम होती गई, भट्टी में एक गोल गोली दिखाई देने लगी। क्यूई तोड़ने की गोली। यह एक अत्यंत सामान्य प्रथम श्रेणी की गोली थी जो क्यूई रूपांतरण क्षेत्र के साधकों को बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती थी। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को कीमियागर बनने में मदद की है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 812 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है। बधाई हो, मेजबान तीसरे दर्जे का कीमियागर बन गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम नोटिफिकेशन आखिरकार बज उठा। उसी समय राहुल के मन में अचानक कीमिया का एक विशाल अनुभव और ज्ञान उमड़ पड़ा। धमाका! राहुल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में अनुभव और ज्ञान को पचा लिया। इस क्षण से त्यानरूप्य महाद्वीप के तीसरे दर्जे के कीमियागरों में उसकी गिनती सर्वोच्च स्तर पर होने लगी। इस प्रणाली की मदद से उसने अपने आप ही औषधीय जड़ी बूटियों की किस्मों की पहचान करना सीख लिया और अब गोलियों को परिष्कृत करने की बारीकियां भी जान लीं। इसके अलावा उसके दिमाग में गोलियों के हजारों फॉर्मूले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चाहे वह गोलियों को परिष्कृत करने का अनुभव हो या गोलियों का ज्ञान, ऐसा लगता था जैसे उसने ये सब स्वयं अनुभव किया हो। सबसे स्पष्ट परिवर्तन ये था कि राहुल के दानतियान में अग्नि और लकड़ी के दोहरे गुण प्रकट हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह इसके साथ ही पैदा हुआ हो और यह उसकी अपनी शक्ति के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया हो। हालांकि यह अंत नहीं था। सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके दिमाग में फिर से गूंज उठा। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को द्विआत्मा काया, अग्नि और लकड़ी को सफलतापूर्वक सक्रिय करने में मदद की है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 29x क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने जन्मजात द्विआत्मा काया, अग्नि और लकड़ी प्राप्त कर ली है। धमाका! धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक 2 शक्तिशाली आभाएं प्रस्फुटित हुईं। उनमें से एक थी गीता रावत। जब उसने अपनी द्विआत्मा वाली काया को सफलतापूर्वक सक्रिय किया तो उसकी जन्मजात हड्डियों का मूल्य बेतहाशा बढ़ गया और उसकी साधना भी बढ़ती रही। दूसरा राहुल का था। अब चूंकि उसे जन्मजात द्विआत्मा काया प्राप्त हो गई थी, उसकी जन्मजात अस्थि शक्ति भी काफी मजबूत हो गई थी और उसकी साधना को भी बढ़ावा मिला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राहुल का शरीर बहुत मजबूत हो गया था और अत्यंत शक्तिशाली क्यूई और रक्तसार का एक सागर अचानक पैदा हो गया था। इस क्यूई और रक्तसार में कई तात्विक शक्तियां शामिल थीं, जिनमें अत्याचारी तलवार क्यूई, हिंसक ज्वाला की शक्ति और कोमल जलात्मा शक्ति शामिल थी। तीनों शक्तियां धीरे धीरे आपस में गुंथ गईं और फिर धीरे धीरे सुनहरे केंद्र के चारों ओर घूमने लगीं। चमकता हुआ सुनहरा केंद्र अब हवा से 3 अलग अलग रंगों के पैटर्न में प्रकट हो गया। उसी समय राहुल ने अपनी साधना में एक और सफलता हासिल की। स्वाभाविक रूप से वह मूल निर्माण क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। इस पल राहुल मानो पूरी दुनिया में विलीन हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर की आभा हल्की सी लहरदार हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक शक्ति से भर गया हो जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं, कोर निर्माण क्षेत्र वास्तविक सार क्षेत्र और बैंगनी आत्मा क्षेत्र से अलग था।
कोर निर्माण क्षेत्र को जुदान क्षेत्र, वास्तविक कोर क्षेत्र और स्वर्ण कोर क्षेत्र में विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रारंभिक, मध्य और उन्नत चरणों में भी विभाजित किया गया था। हालांकि यदि कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर को भी शामिल किया जाए तो कुल 10 स्तर भी होंगे। जब कोई जुदान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसका केंद्रक संघनित होकर असली केंद्रक बन जाता है। फिर धीरे धीरे उसे स्वर्णिम केंद्रक में संघनित किया जा सकता है। हालांकि जब अधिकांश साधक स्वर्ण कोर क्षेत्र के उन्नत चरण में प्रवेश कर गए तो उन्हें इस क्षेत्र में एक बाधा का सामना करना पड़ा। कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए साधक को ची और रक्तसार के उस अनंत सागर के साथ विलय करना पड़ता था। केवल डेंटियन में स्वर्ण कोर को उन मौलिक शक्तियों को पैटर्न में संघनित करने की अनुमति देकर ही वे वास्तव में कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकते थे। तथाकथित क्यूई और रक्तसार वह जन्मजात शक्ति थी जो एक साधक के पास जन्म से ही होती थी। दूसरे शब्दों में, चाहे वे साधक हों या साधारण लोग, उन सभी के शरीर में ची और रक्तसार था। हालांकि इसकी तुलना में एक साधारण व्यक्ति के शरीर में क्यूई और रक्तसार अत्यंत पतला होता है और उनकी मृत्यु के बाद अत्यंत तीव्र गति से नष्ट हो जाता है। जहां तक स्वर्णिम कोर लोक के साधकों की बात है, वे न केवल अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे बल्कि उनके शरीर इस बात से भी 10 गुना अधिक मजबूत थे। यही कारण था कि उनके शरीर में मौजूद क्यूई और रक्तसार भी अत्यंत भयानक थे। हालांकि साधक के शरीर में मौजूद रक्त और ची सत्व असीमित नहीं थे। एक बार रक्त और ची सत्व समाप्त हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त करना आवश्यक था। इसके लिए बहुत समय और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के लिए ग्रीनवुड संप्रदाय के कुलपति ने पूरे ग्रीनवुड संप्रदाय को संगठित करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने ग्रीनवुड संप्रदाय के साधकों को महान अशोका राजवंश के विभिन्न शहरों में जाकर गुप्त रूप से गांवों का वध करने और ग्रामीणों की क्यूई और रक्तसार एकत्र करने का आदेश दिया। एक व्यक्ति का क्यूई और रक्तसार पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन यदि हजारों या लाखों लोगों का क्यूई और रक्तसार एकत्र किया जाए तो यह अत्यंत भयावह मात्रा में एकत्रित हो जाएगा। ग्रीनवुड संप्रदाय के कुलपति द्वारा ऐसा चुनाव करने का कारण भी बहुत सरल था। वह पहले से ही बूढ़ा था और उसका एक पैर कब्र में था। उसके शरीर में क्यूई और रक्तसार का विकास धीमा हो गया था, जिससे उसके लिए अपने जीवनकाल में कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। यही कारण था कि उन्होंने ऐसा चरम ऑपरेशन करने का फैसला किया। हालांकि राहुल उससे अलग था। वह युवा और ऊर्जावान था और उसकी क्यूई और रक्त तत्व तेजी से बढ़ रहे थे। इसके अलावा उसने तलवार के अधिपति और जन्मजात द्विआत्मा शरीर को जागृत कर लिया था। साधक का जन्मजात अस्थि मूल्य जितना अधिक मजबूत होगा, उसकी क्यूई और रक्तसार उतना ही शुद्ध होगा और यह अंतहीन भी होगा। इसके अलावा जब पहली बार किसी विशेष शरीर को जागृत किया जाता था तो साधक के शरीर द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी, जिससे उन्हें साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती थी। इसी कारण राहुल कोर गठन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम था। तलवार अधिपति के शरीर द्वारा उत्पन्न तलवार क्यूई अत्यंत प्रभावशाली थी तथा उसके हमलों में प्रबल विनाशकारी शक्ति थी। जन्मजात द्वैत आत्मा शरीर के जागरण ने न केवल उसकी आक्रमण शक्ति को और मजबूत किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि लकड़ी के गुण के कारण उसके शरीर में शक्ति की अंतहीन आपूर्ति बनी रहे। दूसरे शब्दों में, भले ही राहुल ने किसी साधना पद्धति या उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं किया हो और उसे तलवार की मंशा का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी हो, तब भी वह मुख्य गठन क्षेत्र के साधकों के बीच अजेय रहेगा। सामान्यतः साधकों के पास 2 अलग अलग विशेष शारीरिक संरचना नहीं होती, लेकिन इस प्रणाली के कारण राहुल ने दोनों शारीरिक संरचनाओं को पूरी तरह से मिश्रित कर दिया था। अपने डेंटियन के अंदर उमड़ती शक्ति को महसूस करते ही राहुल खुद को रोक नहीं सका और एक लंबी चीख निकाल दी। उसे लगा जैसे वह अजेय है। राहुल जानता था कि यह सफलता के कारण उत्पन्न एक भ्रम था, लेकिन फिर भी इसने उसे अच्छे मूड में ला दिया। उसने न केवल गीता रावत को एक कीमियागर बनने में सफलतापूर्वक मदद की थी, बल्कि वह कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर तक भी पहुंच गया था। इसके अलावा सिस्टम रिवॉर्ड की बदौलत वह तीसरे दर्जे का कीमियागर बन गया था। मेरे प्रिय शिष्य, मैं सचमुच तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, राहुल ने गीता रावत के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। हो, गीता रावत ये सुनकर दंग रह गई और फिर उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके छोटे छोटे हाथों ने उसके कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा घबराहट से भर गया। अब जब आपकी ताकत में काफी सुधार हो गया है तो आपको कुछ समय के लिए अपने शरीर की शक्ति से परिचित होना होगा। अपने खाली समय में मैंने आपको जो रसायन विद्या का ज्ञान सिखाया है उसे दोहराना न भूलें, राहुल ने उसे निर्देश दिया। फिर अपनी आस्तीन लहराए और चला गया। हालांकि जाने से पहले उन्होंने विशेष रूप से अपनी और गीता रावत की विशेषताओं की जांच की। गीता रावत, बोधमान 320, जन्मजात अस्थिमान 104, राहुल, बोधगम्यता मान 488, जन्मजात अस्थिमान 596, अल्पविराम। क्योंकि उसने दोहरी आत्मा वाली काया को जागृत कर लिया था, गीता रावत भी बैंगनी आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक आगे बढ़ गया था। जब किसी साधक की जन्मजात अस्थि का मूल्य 500 से अधिक हो जाता है तो उन्नयन की कठिनाई और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए भले ही राहुल की जागृत जन्मजात दोहरी आत्मा का शरीर गीता रावत की तुलना में अधिक मजबूत था, फिर भी सुधार का स्तर बाद वाले जितना महान नहीं था। ठाकुर संप्रदाय, 5वां पर्वत शिखर, फिर असफल।
हॉल में अनिच्छा से भरी एक आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही गोली बनाने वाली भट्टी के फटने की आवाज़ भी सुनाई दी। बहुत जल्दी ही किमियागर विजय गोली शोधन कक्ष से बाहर निकल गया। वह काफ़ी अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसकी ताकत को देखते हुए एक साधारण विस्फोट भी उस पर असर नहीं करता। हालांकि चूंकि वह कई बार आत्मा वापसी की गोली को परिष्कृत करने में नाकाम रहा था, इसलिए वह निराशा से भर गया था और विस्फोट की लपटों को सीधे अपने ऊपर झपटने दिया। ये ठीक इसी वजह से था कि किमियागर विजय का चेहरा वर्तमान में गंदगी से ढका हुआ था। मैंने इसे कई बार पढ़ा है। आखिर गलती क्या हुई? किमियागर विजय ने अपने बाल खींचे। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। तीसरी श्रेणी की आत्मा वापस लाने वाली गोली एक मध्यम कठिनाई वाली तीसरी श्रेणी की गोली थी, लेकिन उसके लिए ये वास्तव में बहुत कठिन थी और सफलता की दर बहुत कम थी। किमियागर विजय साधारण तृतीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन उसे आत्मा वापस लाने वाली गोली को परिष्कृत करने में संघर्ष करना पड़ा। वह पहले भी 5 बार ऐसा करने का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार बिना किसी अपवाद के असफल रहा। वाह! अचानक चलती हवा की आवाज़ सुनाई दी। राहुल! ये देखकर किमियागर विजय की आंखें चमक उठीं। मैंने आपकी किताबें पढ़ ली हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं उन्हें आपको लौटा दूं। तभी राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और हॉल में अचानक किताबों का ढेर दिखाई दिया। तो इसीलिए तो तुम आए हो। मुझे लगा था कि तुम गोलियां रिफाइन करने आए हो। ये देखकर किमियागर विजय निराश हो गया। फिर उसने लापरवाही से किताबें अपने स्टोरेज रिंग में रख दीं। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने कुछ उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश की थी? राहुल ने किमियागर विजय के बिखरे बालों और धूल भरे चेहरे को देखा और लगभग जोर से हंस पड़ा। आत्मा वापस लाने वाली गोली? किमियागर विजय ने निराश भाव से उत्तर दिया। क्या अब आपके पास कोई औषधीय जड़ी बूटियां बची हैं? राहुल ने पूछा। क्या आप आत्मा वापस लाने वाली गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं? ये देखकर किमियागर विजय अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसने राहुल की ओर देखा। उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। हालांकि वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक लग रहा था। जाहिर है उसने सही अनुमान लगाया था। बिल्कुल सही। अगर मैं इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाया तो गोली तुम्हारी हो जाएगी। अगर मैं असफल रहा तो मैं तुम्हें औषधीय जड़ी बूटियों के लिए मुआवजा दूंगा, राहुल ने कहा। एक बार जब वह तीसरे दर्जे का किमियागर बन गया तो अनगिनत कीमिया के अनुभव, यादें और ज्ञान उसके दिमाग में अचानक से प्रकट हो गए। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या वह गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। राहुल, क्या तुम बेवकूफ़ हो? आत्मा वापस लाने वाली गोली तो तीसरी दर्जे की गोली है। तुम तो कोई नौसिखिए किमियागर भी नहीं हो। तुम अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा परिष्कृत चीज को परिष्कृत करने की क्यों सोच रहे हो? अगर आप कीमिया सीखना चाहते हैं तो क्यूई इकट्ठा करने वाली गोली को परिष्कृत क्यों नहीं करते? ये शुरुआती लोगों के लिए सबसे बुनियादी औषधीय गोली है। ये देखकर किमियागर विजय का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने राहुल को एक गंभीर सुझाव दिया। उसे हमेशा लगता था कि ये आदमी मुसीबत खड़ी करने आया है। एक ऐसा आदमी जो ठीक ठाक किमियागर भी नहीं था, असल में एक तीसरी दर्जे की दवाई की गोली को परिष्कृत करना चाहता था। क्या ये आदमी पागल था? ये भी ठीक है। राहुल ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने अभी अभी इस प्रणाली से तीसरे दर्जे के किमियागर की स्मृतियां, ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया था, इसलिए उनके हाथ से आजमाने के लिए उत्सुक थे। ये देखकर किमियागर विजय मुस्कुराया। हालांकि वह आत्मा वापसी की गोली को परिष्कृत करने में असफल रहा था और बुरे मूड में था, लेकिन गोली को परिष्कृत करते समय राहुल को खुद को शर्मिंदा करते देखना एक सुकून देने वाली बात होगी। जल्द ही किमियागर विजय और राहुल गोली शोधन कक्ष में पहुंचे। किमियागर विजय ने अपनी आस्तीन हिलाई और गोली शोधन कक्ष में अचानक एक नई गोली भट्टी प्रकट हुई। फिर उसने ची संग्रह गोली से संबंधित औषधीय जड़ी बूटियां निकालीं। ये सब करने के बाद किमियागर विजय चुपचाप किनारे पर खड़ा हो गया और उसने राहुल को अपनी आंखों से गोली को परिष्कृत करने का संकेत दिया। राहुल मुस्कुराया और फिर उसके शरीर में अग्नि गुण शक्ति फूट पड़ी और गोली भट्टी में डाल दी गई। गोली भट्टी को तुरंत आग लगा दी गई। तभी राहुल ने अपना हाथ हिलाया और उसके पास रखी औषधीय जड़ी बूटियां धीरे धीरे गोलियों की भट्टी में गिर गईं। उसी समय उसके शरीर में मौजूद काष्ठ गुण शक्ति धीरे धीरे फैल गई, जिससे आग भड़क उठी और औषधीय जड़ी बूटियों का सार परिष्कृत हो गया। उसके बगल में बैठे किमियागर विजय ने यह नज़ारा देखा और खुद को देखता ही रह गया। वह डर के मारे सहम गया और सदमे से उसका जबड़ा जमीन पर गिरते गिरते बचा। आग और लकड़ी के दोहरे गुण, तुमने ये कैसे किया? किमियागर विजय की आंखें अविश्वास से भर गईं। क्या राहुल के दानतियान में अग्नि और लकड़ी के गुण नहीं थे? उसने इसकी साधना कब की? क्या इस आदमी को फिर से कोई स्वर्ग विरोधी अवसर मिला? ये सोचकर किमियागर विजय का दिल ईर्ष्या से भर गया। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह आग और लकड़ी की दोहरी विशेषताएं नहीं थीं, बल्कि वह कुशलता थी जिससे राहुल ने औषधीय गोली को परिष्कृत किया था। क्या यह आदमी अब भी एक अयोग्य किमियागर था? लौ के तापमान को नियंत्रित करने और औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने की उसकी विधि में उसकी सटीकता साफ तौर पर एक अनुभवी किमियागर ही कर सकता था। यहाँ तक कि वह औषधीय जड़ी बूटियों की अशुद्धियों को भी पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता था। हर समय लौ के तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करना तो दूर की बात थी। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। रसायन विद्या के क्षेत्र में राहुल की उपलब्धियां पहले ही उससे आगे निकल चुकी थीं।
यह आदमी राक्षस था। कीमियागर विजय को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल का वर्णन कैसे करे। ऐसा लग रहा था मानो 10,000 घोड़े उस मैदान में दौड़ रहे हों जो उसका दिल था। इसके अलावा जब उसने अपने पिछले सुझाव के बारे में सोचा तो वह और भी अधिक उदास हो गया। वह मूलतः इस व्यक्ति को स्वयं को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जोकर वास्तव में वह था। कीमियागर विजय की चौंकती निगाहों के सामने बहुत जल्दी ही क्यूई इकट्ठा करने वाली गोली पूरी तरह से बन गई। उस औषधीय गोली पर 3 रेखाएं थीं। इस औषधीय गोली पर 3 पंक्तियां थीं। इसे उत्तम श्रेणी की औषधीय गोली कहा जा सकता है। 3 पंक्ति क्यूई एकत्रित करने वाली गोली। कीमियागर विजय ने क्यूई इकट्ठा करने वाली गोली को देखा जो धीरे धीरे गोली भट्टी पर खुद को प्रकट कर रही थी, और उसका शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि ये केवल सबसे बुनियादी प्रथम श्रेणी की गोली थी, फिर भी एक तृतीय श्रेणी का कीमियागर भी एक आदर्श प्रथम श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होगा। हे भगवान, ये राक्षस! एल्दसीटू आत्मा वापस लाने वाली गोली के बारे में। इस समय राहुल ने मुस्कुराते हुए कीमियागर विजय को देखा। परिष्कृत करो, तुम्हें इसे परिष्कृत करना होगा। इससे पहले कि राहुल बोलना समाप्त कर पाती, कीमियागर विजय ने बहुत जल्दी आत्मा वापसी की गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री निकाल ली। फिर राहुल ने यही प्रक्रिया दोहराई। जैसे जैसे लपटें धीरे धीरे बढ़ती गईं, औषधीय पदार्थों की सारी अशुद्धियां दूर होती गईं। कुछ ही समय बाद विभिन्न गुणों वाली औषधीय सामग्रियां धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होने लगीं। हे भगवान, उसकी तकनीक बहुत उत्तम है। कीमियागर विजय राहुल की कीमियागिरी की तकनीक को घूर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह कोई बारीकी न चूक जाए। इस समय वह पूरी तरह से शोधन प्रक्रिया में डूबा हुआ था। जब गोलियों की भट्टी से धीरे धीरे औषधीय सुगंध निकलने लगी, तभी कीमियागर विजय को होश आया। भाड़ में जाओ, ये 3 लाइन वाली आत्मा वापस लाने वाली गोली भी है। ये बहुत अविश्वसनीय है। कीमियागर विजय ने आत्मा लौटाने वाली गोली उठाई। गोली पर बनी 3 रेखाओं को देखकर उसका हाथ कांपने लगा। उन्होंने इस गोली को 5 बार परिष्कृत करने का प्रयास किया था, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। अब राहुल ने बिना किसी पसीने के ही आत्मा को वापस लाने वाली उत्तम गोली तैयार कर ली थी। तुम बहुत क्रूर हो। कीमियागर विजय ने राहुल की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक शांत भाव था। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। दुनिया में ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? उसकी युद्ध कौशल की प्रतिभा ने न सिर्फ उस जमाने के दिग्गजों को दबा दिया था, बल्कि अब तो रसायन विद्या में भी वह राक्षस बन चुका था। दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों थी? राहुल, ओह नहीं भाई, ये आप मुझे भविष्य में गोलियों को परिष्कृत करना क्यों नहीं सिखाते? कीमियागर विजय ने राहुल को प्रसन्न भाव से देखा। राहुल के बारे में उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। यह आदमी न सिर्फ एक साधना दानव था, बल्कि एक उच्च कोटि का रसायन शास्त्री भी था जो उसके सम्मान का पात्र था। यह आदमी कब से कीमिया सीख रहा था? वह आत्मा वापस लाने वाली एक बेहतरीन गोली बना सकता था। वह तो कीमिया के लिए ही बना था। कीमियागर विजय की अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो वह अपने पहले प्यार को देख रहा हो। इसलिए राहुल मदद नहीं कर सका, लेकिन काम गया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और प्रकाश की किरण में बदल गया और जीवन शिखर की ओर उड़ गया। भाई ये मत जाओ। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपको पिताजी भी कह सकता हूँ। कीमियागर विजय तुरंत चिंतित हो गया। उसने जल्दी से उस दिशा में चिल्लाया जहां राहुल गया था, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और भी तेजी से उड़ गया। कुछ समय बाद कीमियागर विजय अंततः अपनी उत्तेजना से उबर गया। हालांकि राहुल ने उसे गोलियों को परिष्कृत करना सिखाने का वादा नहीं किया था, लेकिन उसने अभी अभी राहुल को गोलियों को परिष्कृत करते हुए देखकर काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यदि वह आत्मा वापसी की गोली को फिर से परिष्कृत करने का प्रयास करता तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलने की बेहतर संभावना होती। एक गुरु तो सचमुच गुरु होता है। शोधन तकनीक में उसकी महारत अविश्वसनीय है। मुझे इसकी बारीकी से समीक्षा करनी चाहिए। तुरंत ही कीमियागर विजय ने स्वयं को बंद कर लिया और जो कुछ उसने सीखा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। जब कीमियागर विजय ने इसकी समीक्षा और याद करना समाप्त कर लिया, तभी संप्रदाय के नेता और अन्य बुजुर्गों को पता चला कि राहुल एक उत्तम आत्मा वापसी गोली को परिष्कृत कर सकता है। क्या इस आदमी ने ये कैसे किया? ये तो बहुत ही भयानक है। मुझे किसी तरह लग रहा है कि यह आदमी सर्वशक्तिमान है। क्या हो रहा है? 3 पंक्तियों वाली आत्मा वापसी की गोली, यह एकदम सही गोली है। राहुल ने जो आत्मा वापसी की गोली पहले ही परिष्कृत कर ली थी, उससे संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों ने तुरंत एक खजाने की तरह मान लिया। सब उसे गौर से देखने लगे, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे ठाकुर संप्रदाय के पास अब एक मास्टर कीमियागर है। यद्यपि हर कोई राहुल को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने इस तथ्य के बारे में सोचा कि संप्रदाय में अब एक मास्टर कीमियागर है, तो उनके दिल खुशी से भर गए, क्योंकि इससे निश्चित रूप से संप्रदाय की समग्र ताकत बढ़ जाएगी। जैसे ही राहुल जीवन शिखर पर लौटा, उसने औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आखिरकार वह पहले से ही एक तृतीय श्रेणी का रसायन शास्त्री था। अगर उसे औषधीय जड़ी बूटियां मिल जाती तो वह गोलियों को परिष्कृत करके अपने शिष्यों को दे सकता था, ताकि वे इस प्रणाली से और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा इस विधि से वह उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां भी प्राप्त कर सकता था। बेशक इसके लिए उसे पहले औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करनी होंगी।
लगता है मुझे एल्डसीटू के पहाड़ पर जाकर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी होंगी। मैंने उनके लिए एक बेहतरीन आत्मा वापसी वाली गोली तैयार कर ली है। ये सोचकर राहुल ने वैसा ही किया। कीमियागर विजय संप्रदाय में तीसरे दर्जे का एकमात्र रसायन शास्त्री था। स्वाभाविक रूप से पहाड़ पर कई औषधीय क्षेत्र थे। यद्यपि दूसरा पक्ष उसे दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां नहीं देगा, फिर भी उसे कम से कम कुछ साधारण जड़ी बूटियां तो मिल ही जाएंगी। उसे केवल कुछ साधारण जड़ी बूटियां प्राप्त करके गीता रावत को देनी थी, जिससे वह उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकेगा। राहुल के आने का उद्देश्य जानने के बाद कीमियागर विजय ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे उसे जड़ी बूटियों का ढेर दे दिया। फिर राहुल ने सीधे वो जड़ी बूटियां गीता रावत और यू को दे दी। अब चूंकि गीता रावत पहले से ही एक उच्च कोटि की कीमियागर थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इन जड़ी बूटियों का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कर सकती थी। हालांकि यू को औषधीय जड़ी बूटियां देना बेकार था, लेकिन व्यवस्था का इनाम पाने के लिए राहुल उस तकनीकी पहलू से परेशान नहीं हो सकती थी। इसके अलावा यू उन औषधीय जड़ी बूटियों को गीता रावत को दे सकती थी। सिस्टम के पुरस्कार प्राप्त करने के बाद राहुल ने गोली शोधन कक्ष में गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही 4 दिन बीत गए। राहुल गोली शोधन कक्ष से बाहर चला गया। आज का दिन बहुत खास था। राहुल को यू के लिए आध्यात्मिक शक्ति संचार का अनुष्ठान किए 1 महीना हो गया था। इस प्रकार राहुल ने यू को बुलाया। मुझे आपके लिए आध्यात्मिक शक्ति संचारण किए हुए 1 महीना हो गया है। मैं आपको बैंगनी आत्मा के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति संचारित करने की योजना बना रहा हूं। यू ने हल्के सफ़ेद रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसकी खूबसूरती किसी परी जैसी थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गहरे काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, जिससे एक ठंडी और अलग थलग आभा फैल रही थी। हालांकि जैसे ही यू ने राहुल को देखा, उसने एक शानदार मुस्कान प्रकट की। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। उसकी आंखें, जो तारों जैसी थीं, एक हल्की सी रोशनी बिखेर रही थीं। उसके चेहरे की मुस्कान ने क्षण भर के लिए राहुल को स्तब्ध कर दिया। कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि इतना सुंदर व्यक्ति इतनी कम उम्र में ऐसा हो सकता है। ठीक है, पालती मारकर बैठ जाओ, हम अभी शुरू करेंगे। राहुल ने तुरंत अपने विचारों को स्थिर किया और आध्यात्मिक शक्ति संचार प्रक्रिया शुरू की। जैसी कि उम्मीद थी, टीचर और भी मजबूत होते जा रहे हैं। राहुल की शक्ति को महसूस करते हुए, जो एक विशाल महासागर की तरह थी, यू का दिल भावनाओं से भर गया। टीचर की प्रतिभा अद्भुत थी। क्या वह सचमुच टीचर के पदचिन्हों पर चल सकती थी? हालांकि उस समय उसके पास इस विषय पर सोचने का समय नहीं था। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके गुरु की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, वह तुरंत शांत हो गई। ठाकुर संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद यूए लगन से साधना और प्रशिक्षण कर रही थी। उसका वर्तमान साधना स्तर सच्चे सार क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। राहुल की आध्यात्मिक शक्ति के संचार के बिना भी वह 10 दिनों के भीतर सच्चे सार क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि राहुल की आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से, जो उसके चरम कोर गठन क्षेत्र साधना द्वारा समर्थित थी, यू ने एक पल में कई क्षेत्रों को आगे बढ़ाया। सच्चे सार क्षेत्र का 7वां स्तर, सच्चे सार क्षेत्र का 8वां स्तर, सच्चे सार क्षेत्र का 9वां स्तर, सच्चे सार क्षेत्र का 10वां स्तर। चूंकि यू का जन्मजात अस्थि मूल्य पहले से ही 400 अंकों के बेहद करीब था, इसलिए वह अब आध्यात्मिक शक्ति के संचार को बेहतर ढंग से झेल सकती थी। हालांकि साधकों को प्रत्येक लघु क्षेत्र को पार करने के लिए धीरे धीरे अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी, तथा किसी प्रमुख क्षेत्र को पार करने के लिए तो और भी अधिक। जब यू की शिरोबिंदु और डेंटियन सच्ची सार शक्ति से भर गए, तो इसका मतलब था कि वह पहले से ही सच्चे सार क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच गई थी। यदि कोई साधक बैंगनी आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, तो उसे अपनी वास्तविक सार शक्ति को संघनित करना पड़ता था और अपने दानतियन में रिक्त स्थान को खोलना पड़ता था। एक बार जब डेंटियन में 0 बन जाता है, तो साधक के शरीर में मौजूद वास्तविक सत्व शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन होता है। डेंटियन में 0 की सहायता से साधक के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति और भी अधिक प्रचंड हो जाती है और साथ ही बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति की लड़ियां उत्पन्न होती हैं। इसे बैंगनी आत्मा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। डेंटियन में खाली जगह को बैंगनी हवेली के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि बैंगनी भवन बनाना बहुत मुश्किल था। सच्चे सार क्षेत्र के कई साधकों ने अपना पूरा जीवन प्रयास में लगा दिया, लेकिन वे अपने डेंटियन में जरा सी भी दरार नहीं डाल पाए, जिसका मतलब था कि वे बैंगनी भवन नहीं बना सकते थे। धमाका। राहुल की कोर गठन क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति की बढ़ती ताकत के तहत यू के अतुलनीय रूप से मजबूत डेंटियन में एक के बाद एक दरारें दिखाई दी, जिससे स्वाभाविक रूप से एक 0 बन गया। उसी समय उसके बैंगनी भवन से बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं निकली, जो धीरे धीरे उसके दानतियन से उसके पूरे शरीर में फैल गईं। इस बैंगनी क्यूई के पोषण के तहत यू की साधना मन उड़ाने वाली गति से बढ़ने लगी। प्रथम स्तर बैंगनी आत्मा क्षेत्र, दूसरे स्तर का बैंगनी आत्मा क्षेत्र, तीसरे स्तर का बैंगनी आत्मा क्षेत्र, चौथे स्तर का बैंगनी आत्मा क्षेत्र, 5वां स्तर बैंगनी आत्मा क्षेत्र। जब यू बैंगनी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंची, तो राहुल को पता चला कि अगर उसने आध्यात्मिक शक्ति संचार जारी रखा, तो इसे उसकी साधना का आधार अस्थिर हो जाएगा। असहाय, राहुल केवल रुकने का विकल्प चुन सकता था।
डिंग, चूंकि मेज़बान ने अपने शिष्य को 90 दिनों की साधना प्रदान की है, मेज़बान को यादृच्छिक रूप से 60 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। 5400 दिनों की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना बजी, राहुल के शरीर में असीम क्यूई और रक्तसार की किस्में अचानक प्रकट हुईं। अगले ही क्षण क्यूई और रक्तसार धाराओं में बदल गए और धीरे धीरे उसके सुनहरे कोर में बह गए और उसके चारों ओर घूमने लगे। इस समय राहुल के दानतयान में सुनहरा कोर लगभग पूरी तरह से असीम क्यूई और रक्तसार द्वारा लपेटा गया था, बहुत कम अंतराल छोड़कर। जब तक ये अंतराल भरे रहेंगे, वह मूल गठन क्षेत्र की सीमाओं तक पहुंचने में सक्षम होगा और एकता क्षेत्र तक पहुंचने से आधा कदम दूर माना जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यूई और रक्तसार को संघनित करना इतना मुश्किल होगा। ये देखकर राहुल अपनी आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं सका। अभी अभी सिस्टम से मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार के जरिए उसने लगभग 15 साल की साधना प्राप्त कर ली थी। अपनी अत्यंत विशाल जन्मजात क्षमता के अलावा उसने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि वह अभी भी कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर पर होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि महान अशोका राजवंश के पिछले सैकड़ों वर्षों में किसी ने भी एकता के क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। ऐसा करना बेहद कठिन था। हालांकि इसी वजह से कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर पर एक साधक को बेहद भयानक माना जाता था। पृथ्वी पर उसे मानव सदृश परमाणु बम भी माना जा सकता था। जब तक मैं क्यूई और रक्तसार के कुछ और तंतु संघनित करता रहूंगा, मैं मूल निर्माण क्षेत्र की सीमाओं तक पहुंच पाऊंगा। उस समय मैं किसी भी समय एकता क्षेत्र को भेदने में सक्षम हो जाऊंगा। ये सोचते ही राहुल की पुतलियां चमक उठीं। चूंकि महान अशोका राजवंश में पिछले सैकड़ों वर्षों में कभी भी कोई साधक एकता क्षेत्र में कदम नहीं रख पाया था, तो यह मेरे राहुल के ऊपर था कि मैं इसमें सफलता प्राप्त करूं। उस समय ग्रीनवुड संप्रदाय के साथ हिसाब चुकता करने का समय आ गया होगा। ये सोचकर राहुल ने यू से कहा कि वह संप्रदाय के नेता गीता रावत और अन्य बुजुर्गों को संदेश दे कि वह कुछ समय के लिए एकांत साधना में जा रहे हैं। उसके पास 3 महान संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का समय नहीं होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तो वैसे भी संप्रदाय के अनुयायी ही थे। संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग तो बस चीज़ों पर नज़र रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही वहां मौजूद थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल ने भाग लिया या नहीं। राहुल के एकांत साधना में जाने के तुरंत बाद ग्रीनवुड संप्रदाय में एक बड़ी घटना घटी। संप्रदाय के ग्रैंड हॉल में संप्रदाय के नेता और सभी बुजुर्ग ग्रैंड हॉल में एकत्र हुए थे। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि राहुल को कैसे मारा जाए। एक बार जब कुलपति एकांत साधना से बाहर आएंगे तो वे एक ही झटके में ठाकुर संप्रदाय का सफाया कर देंगे। महान अशोका राजवंश में दूसरे स्थान पर रहने वाले शीर्ष संप्रदाय के रूप में ग्रीनवुड संप्रदाय की शक्ति अत्यंत भयावह थी। ठाकुर संप्रदाय 10वें स्थान पर था और शक्ति के मामले में उनसे बहुत दूर था। संप्रदाय के नेता, उपसंप्रदाय के नेता तथा ठाकुर संप्रदाय के वरिष्ठों को एक साथ जोड़ने पर उनके पास 7 मुख्य गठन क्षेत्र साधक थे। दूसरी ओर ग्रीनवुड संप्रदाय में कुल 18 बुजुर्ग थे जो मूल निर्माण क्षेत्र में पहुंच चुके थे। संप्रदाय प्रमुख और उपसंप्रदाय प्रमुखों को मिलाकर मूल निर्माण क्षेत्र में 21 साधक थे। अपने मूल निर्माण क्षेत्र साधकों की संख्या तथा गुणवत्ता की दृष्टि से ग्रीनवुड संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से ठाकुर संप्रदाय को 1 मील से अधिक पीछे छोड़ दिया। ग्रीनवुड संप्रदाय का संप्रदाय नेता स्वर्णकोर क्षेत्र के उन्नत चरण में था, जबकि 2 उप संप्रदाय नेता स्वर्णकोर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे। मुख्य बुजुर्ग की शक्ति सच्चे कोर क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंच गई थी और वह स्वर्णकोर क्षेत्र तक पहुंचने से केवल 1 बाल की दूरी पर था। 18 बुजुर्गों में से सबसे कमजोर भी जूदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया था और जूदान क्षेत्र के मध्य चरण की ओर बढ़ने वाला था। ये ठीक इसी वजह से था कि उस समय ग्रीनवुड संप्रदाय के विभिन्न बुजुर्गों को राहुल को घेरने का विकल्प चुनने का विश्वास था। हालांकि अब एक बहुत गंभीर समस्या थी। राहुल न केवल जीवित था, बल्कि उसने 9वें बड़े तनुजसैनी के प्रिय निजी शिष्यों को भी मार डाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल को यह भी पता चला था कि ग्रीनवुड संप्रदाय ने आम लोगों से क्यूई और रक्तसार इकट्ठा करने के लिए गांवों का नरसंहार किया था। इसलिए इससे पहले कि राहुल खबर फैलाए, उन्हें इस रहस्य को पूरी तरह से छिपाने के लिए उसे तुरंत मारना पड़ा। सभी लोग, कुलपति महोदय कुछ ही दिनों में अपना एकांत साधना सत्र समाप्त कर लेंगे। तुम्हारे विचार से राहुल के लिए कब मरना बेहतर होगा? ग्रीनवुड संप्रदाय के संप्रदाय नेता ठंडे भाव से मेज के शीर्ष पर बैठे थे और नीचे उप संप्रदाय के नेताओं और बुजुर्गों की ओर देख रहे थे। हर कोई पहले से ही राहुल को मारने के लिए सहमत हो गया था। चाहे वह तनुजसैनी के निजी शिष्यों की हत्या का कृत्य था या उसे यह जानकारी थी कि ग्रीनवुड संप्रदाय ने गांवों का नरसंहार किया था, दोनों ही मामलों में ग्रीनवुड संप्रदाय के नेतृत्व की नज़र में उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा राहुल एक अद्भुत प्रतिभा थी। हालांकि दूसरे पक्ष को पहले ही 5 जहरों के पाउडर से जहर दिया जा चुका था, फिर भी कौन गारंटी दे सकता था कि दूसरे पक्ष को कोई ऐसा स्वर्ग विरोधी अवसर न मिला हो जो स्थिति को बदल दे। इसलिए राहुल को मरना पड़ा। एकमात्र सवाल यही था कि कब। कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि राहुल की हत्या के मामले में देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें उसे अशोका गेट पर अपना रहस्य उजागर करने से रोकना था। कुछ लोगों ने तो ये भी सुझाव दिया कि वे आज ही ठाकुर संप्रदाय पर हमला कर दें और उनका पूरी तरह सफाया कर दें। बेशक कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि कुलपति द्वारा अपनी एकांत साधना समाप्त करने तक प्रतीक्षा करना अधिक सुरक्षित होगा, तथा जब होली, ठाकुर और भीमताल संप्रदाय अपनी प्रतियोगिता आयोजित करेंगे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा।
विचारों और रायों को इधर उधर उछाला गया और वे सभी इस असमंजस में फंस गए कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सब लोग कृपया शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। इस समय तनुज सैनी धीरे से खड़े हो गए। ये देखकर सभी ने बहस करना बंद कर दिया और तुरंत अपनी नज़रें दूसरे की ओर घुमा लीं। ये देखकर तनुज सैनी ने धीरे से कहा, राहुल के मामले के संबंध में निस्संदेह दो दृष्टिकोण हैं। पहला ये कि उसे यथाशीघ्र मार दिया जाए और दूसरा ये कि कुलपति द्वारा अपनी एकांत साधना समाप्त करने का इंतजार किया जाए। एल्डर लिन, एल्डर चेन और बाकी लोगों को लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। आखिरकार राहुल के पास हमारा राज होने का मतलब है कि वो हमारे ग्रीनवुड संप्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं। हालांकि ठाकुर संप्रदाय हमारे जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह हजारों वर्षों के इतिहास वाला एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय है। प्रतिद्वंद्वी के संरक्षक गठन को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा ठाकुर संप्रदाय की स्थापना के बाद से 1000 वर्षों में राहुल को ही सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के रूप में क्यों जाना जाता है? ठाकुर संप्रदाय के इतिहास में वह सबसे शक्तिशाली प्रतिभा क्यों नहीं है? शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन राहुल से पहले ठाकुर संप्रदाय में भी दो बेहद प्रतिभाशाली लोग थे। उनमें से एक तो कोर संरचना क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था और उसे व्यूह रचनाओं की गहरी समझ थी। हालांकि अंत में वह अपने दुश्मनों द्वारा मारा गया, लेकिन व्यूह रचना के अपने ज्ञान और निपुणता के साथ यह असंभव है कि उसने ठाकुर संप्रदाय के लिए एक शक्तिशाली संरक्षक संरचना नहीं छोड़ी। क्या आपको लगता है कि हम एक शीर्ष कोर संरचना क्षेत्र साधक द्वारा छोड़े गए सरणी संरचना को नष्ट कर सकते हैं? अभी के लिए हम केवल कुलपति की एकांत साधना समाप्त होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसके बाद हम एक ही झटके में ठाकुर संप्रदाय को पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर हम ठाकुर संप्रदाय पर तुरंत हमला भी कर दें तो भी उसे नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है, उसे मारना तो दूर की बात है। हो सकता है कि वह हमारा राज पहले ही बता दे। उस समय हमारा ग्रीनवुड संप्रदाय ही खतरे में होगा। ठाकुर संप्रदाय में 3 महान संप्रदायों के बीच प्रतियोगिता तक केवल 4 दिन शेष हैं। हमें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे ही कुलपति एकांत साधना से हटेंगे, हम तुरंत ठाकुर संप्रदाय पर आक्रमण करेंगे और उन सभी का सफाया कर देंगे। तनुज सैनी ने इस पर और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी नज़रें विभिन्न बुजुर्गों की ओर घुमाईं। जब विभिन्न बुजुर्गों ने यह सुना तो वे खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। वे मन ही मन तनुज सैनी की बातों से सहमत थे। एल्डर सैनी सही कह रहे हैं। हालांकि जब 3 बड़े संप्रदायों के बीच प्रतियोगिता हो रही होगी तो ठाकुर संप्रदाय के अलावा होली और भीमताल संप्रदाय भी मौजूद होंगे। क्या हम एक ही समय में इन 3 बड़े संप्रदायों का सामना करेंगे? कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे जो तनुज सैनी की बातों से सहमत नहीं थे। इसमें चिंता की क्या बात है? अगर मुखिया अच्छे मूड में है तो ये दोनों संप्रदाय बच जाएंगे। अगर वह बुरे मूड में है तो उन्हें भी नष्ट क्यों न कर दिया जाए? उस समय हम महान अशोका शाही परिवार को ये घोषणा कर सकते हैं कि हमारे ग्रीनवुड संप्रदाय में पहले से ही एक विशेषज्ञ है जो कोर गठन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। हमारे कुलपति एकता क्षेत्र से नीचे के किसी भी व्यक्ति से बेजोड़ होंगे। चाहे कितने भी स्वर्णिम कोर क्षेत्र के साधक आ जाएं, ये किसी काम का नहीं होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद तनुज सैनी अपनी हंसी रोक नहीं सके। हाँ, एल्डर सैनी सही कह रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो रहा हूँ। ऐसे में हम धैर्यपूर्वक कुलपति के एकांत साधना छोड़ने का इंतजार करेंगे। उस समय महान अशोका राजवंश में सबसे मजबूत संप्रदाय की स्थिति बदल जाएगी। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में अशोका गेट और ग्रीनवुड संप्रदाय की शक्ति बहुत समान थी। महान अशोका राजवंश में अशोका गेट को प्रथम संप्रदाय का स्थान प्राप्त करने का कारण यह था कि अशोका संप्रदाय के पास एक सर्वोच्च कोर संरचना क्षेत्र साधक था। कोर निर्माण क्षेत्र के 3 चरणों को जूदान, सच्चे कोर और स्वर्ण कोर क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर का अर्थ था कि व्यक्ति ने अपना स्वर्णिम कोर पूरा कर लिया था। एकता क्षेत्र के नीचे शिखर कोर गठन क्षेत्र के विशेषज्ञ अजेय थे। जब तक कुलपति कोर गठन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकते हैं, भले ही महान अशोका राजवंश को पता चले कि उन्होंने गांवों का नरसंहार करके क्यूई और रक्तसार एकत्र किया था, तो क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ग्रीनवुड संप्रदाय के नेता ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठा लीं। क्या एल्डर सैनी के सुझाव पर किसी की राय अलग है? मैं सहमत हूं। हेमंत राणा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तनुज सैनी के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। मैं सहमत हूं। आइए हम एल्डर सैनी के कहे अनुसार करें। अल्पविराम। अधिकांश बुजुर्ग इस बात से सहमत थे, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी थोड़े चिंतित थे। उनका मानना था कि संप्रदाय को बहुत अधिक मजबूत दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। हालांकि अन्य बुजुर्गों की सलाह पर वे जल्द ही राजी हो गए। एक बार जब कुलपिता मूल निर्माण क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाता तो वह पूरे महान अशोका राजवंश में अजेय हो जाता। उन्हें कुछ संप्रदायों से क्यों डरना चाहिए? यदि उनमें सचमुच बदला लेने का साहस होता तो ग्रीनवुड संप्रदाय उनके संप्रदायों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकता। भले ही महान अशोका शाही परिवार ने आपत्ति की हो तो क्या हुआ? दूसरा पक्ष ग्रीनवुड संप्रदाय के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही दोनों पक्षों के पास शीर्ष कोर गठन क्षेत्र विशेषज्ञ हों। आखिरकार जब एक बार शिखर कोर गठन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने लड़ाई शुरू कर दी तो उनकी लड़ाई का नतीजा कुछ ऐसा नहीं था जिसे महान अशोका राजवंश सहन कर सके। ऐसी स्थिति में आइए हम एल्डर सैनी के कहे अनुसार करें। कल वह दिन आएगा जब कुलपिता एकांतवास से बाहर आएंगे।
तब सब कुछ तय हो जाएगा। ग्रीनवुड संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया। वह भी तनुज सैनी के सुझाव से सहमत थे। फिर बुजुर्गों ने इस बात पर चर्चा जारी रखी कि कल ठाकुर संप्रदाय में कितने साधकों को भेजा जाना चाहिए और संप्रदाय की रक्षा के लिए कितनी सेना छोड़ी जानी चाहिए। हाँ, एक बार मुखिया बाहर हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक राहुल मर नहीं जाता मैं अच्छी तरह सो नहीं पाऊंगा। ग्रैंड हॉल से बाहर निकलते ही हेमंत राणा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति के हाथों मरना राहुल के लिए सम्मान की बात है। ये सुनकर तनुज सैनी अपनी मुस्कान से खुद को रोक नहीं सके। बेशक उन्होंने ऐसी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ राहुल को मारने के लिए नहीं किया था। वे मुख्य रूप से ठाकुर संप्रदाय के संरक्षक व्यूह को तोड़ना चाहते थे और फिर पूरे ठाकुर संप्रदाय को नष्ट करना चाहते थे। इसके अलावा उस समय जिन बुजुर्गों ने राहुल को घेर रखा था उनमें से सबसे अधिक प्रयास तनुज सैनी और हेमंत राणा ने किया था। वे दोनों जूदान क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंच चुके थे। ये जुआन चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसके लिए 20 साल की उम्र में जूदान क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंचना असंभव था। दूसरे शब्दों में उनमें से कोई भी आसानी से राहुल को दबा सकता था। तनुज सैनी और अन्य लोगों ने उस समय राहुल को घेरने का जो असली कारण चुना था वह था ठाकुर संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों के बचाव में आने से पहले ही उसे जल्द से जल्द खत्म करना। वे अपने इस प्रतिभाशाली प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाना चाहते थे। किसने सोचा होगा कि ठाकुर संप्रदाय में राहुल की स्थिति इतनी ऊंची थी कि ठाकुर संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों ने उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी राहुल अभी भी तनुज सैनी द्वारा इस्तेमाल किए गए 5 जहर पाउडर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। चूंकि 5 जहरों वाले पाउडर का जहर बेहद तेज था, तनुज सैनी, हेमंत राणा और बाकी लोगों ने उस समय उसका पीछा करना जारी नहीं रखा था। सौभाग्य से राहुल ने सिस्टम को जगा दिया था और 5 जहरों वाले पाउडर के जहर को बेअसर कर दिया था। हालांकि इस बार वे राहुल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उन्हें उसे मारना ही होगा। इसके अलावा जब कुलपति कोई कदम उठाएंगे तो सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यदि कुलपति उसे मार देते हैं तो क्या उस एकता क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने कुलपति के हाथों में नहीं पड़ जाएंगे? ये सोचकर तनुज सैनी अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। उसके विचार से राहुल ने किसी एकता क्षेत्र के साधक द्वारा छोड़ी गई कुछ दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने अवश्य प्राप्त किए होंगे, अन्यथा उसके लिए 5 विष चूर्ण की विषाक्तता को बेअसर करना असंभव होता। वह इन खजानों से बहुत आकर्षित हुआ। छोड़ो भी, जब तक राहुल मारा जाता है तब तक सब ठीक रहेगा। हो सकता है कि कुलपिता राहुल के पास मौजूद चीज़ों को ध्यान से न देखें। मेरे पास अभी भी एक मौका है। तनुज सैनी केवल इस तरह से खुद को सांत्वना दे सकता था। अल्पविराम। ग्रीनवुड संप्रदाय के क्षेत्र की गहराई में एक अत्यंत प्राचीन हॉल था। ये प्राचीन हॉल विशाल और वीरान था और इसकी कोई सुरक्षा भी नहीं थी। संप्रदाय के नेता और कुछ बुजुर्गों के अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। ये वह स्थान था जहाँ ग्रीनवुड संप्रदाय के कुलपति अपनी एकांत साधना कर रहे थे। ग्रीनवुड संप्रदाय के कुलपति सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे थे और सैकड़ों साल पहले एक बड़े युद्ध में बच गए थे। उस समय तक वे स्वर्णिम कोर क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुके थे। हालांकि वह बच गया था, लेकिन उसकी साधना की नींव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए वह 300 वर्षों तक एकांतवास में रहा। यदि स्वर्णिम कोर क्षेत्र साधक की आयु लंबी न होती तथा ये तथ्य न होता कि वह उपचारात्मक औषधियां एकत्रित करने के लिए ग्रीनवुड संप्रदाय की शक्ति का प्रयोग न करता, तो उसका स्वस्थ होना असंभव होता। उसके बाद उन्होंने 200 वर्ष और साधना की और अंततः स्वर्णिम कोर क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंच गए। हालांकि उसी समय उनकी अपनी क्षमता समाप्त हो चुकी थी। यदि वे कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना चाहते थे तो उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। इसके कारण उन्होंने दूसरों की क्यूई और रक्तसार को अवशोषित करने की एक विधि के बारे में सोचा। जब तक वह पर्याप्त साधकों को मार डालता, वह उनके शरीरों में प्रचुर मात्रा में ची और रक्त तत्व प्राप्त कर सकता था। हालांकि यदि वह स्वर्णिम कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार डालता तो भी यदि उनकी संख्या कम होती तो वह कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। हालांकि अगर उसने बहुत सारे स्वर्ण कोर क्षेत्र साधकों को मार डाला तो यह निश्चित रूप से महान अशोका शाही परिवार का ध्यान आकर्षित करेगा। शायद वह बूढ़ा राक्षस इस वजह से उसे दबाने की कोशिश भी करेगा। इसलिए उन्होंने अंततः अपना ध्यान आम लोगों की ओर लगाया। महान अशोका राजवंश की कुल जनसंख्या 1.7 अरब थी। हर दिन हर सेकंड अनगिनत लोग जन्म लेते थे और मरने वालों की संख्या भी उतनी ही थी। संभवतः वे कृषकों के बीच लड़ाई के परिणामस्वरूप मारे गए, या उनके शत्रुओं द्वारा उनका शिकार किया गया, या डाकुओं या राक्षसों द्वारा उन्हें मार दिया गया। संक्षेप में, जब तक मौतों की संख्या एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो जाती तब तक महान अशोका शाही परिवार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए उसने संप्रदाय की शक्ति का उपयोग शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए किया। फिर उसने उन्हें महान अशोका राजवंश के विभिन्न शहरों में डाकुओं को रिश्वत देने और उन्हें गांवों का कत्लेआम करने का आदेश देने के लिए भेजा। जब डाकू बेकार हो जाते तो ग्रीनवुड संप्रदाय के साधक उनसे अपनी साझेदारी तोड़कर उन्हें मार डालते। ऐसा करके वे न केवल पूरी बात गुप्त रखते थे बल्कि मारे गए डाकुओं से और अधिक ची और रक्त तत्व भी प्राप्त करते थे। चूंकि वे डाकुओं को मार रहे थे, इसलिए वे इस बहाने जनता का समर्थन भी जुटा सकते थे।
ये कहा जा सकता है कि यह एक तीर से 3 निशाने साधने की योजना थी। पता चला कि ग्रीनवुड संप्रदाय का मुखिया वाकई बहुत चालाक था। जब तक संप्रदाय अपने कार्यों और अपने शिष्यों के ठिकाने को ठीक से छिपाता रहेगा, महान अशोका शाही परिवार इस मामले में कोई सुराग नहीं ढूंढ पाएगा। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्यूई और रक्तसार का संग्रह सुचारू रूप से आगे बढ़े, उन्होंने ग्रीनवुड संप्रदाय के संप्रदाय नेता को अपने भर्ती किए गए शिष्यों की निगरानी के लिए एक टीम स्थापित करने का आदेश दिया। यदि उन्हें पता चल जाता कि उनमें से कोई भी उनके रहस्यों को लीक करने का जोखिम उठा रहा है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देते। बेशक अगर किसी को उनके क्यूई और रक्तसार के संग्रह के बारे में पता चला तो वे उस व्यक्ति को भी मार देंगे। जब तक राहुल प्रकट नहीं हुआ तब तक इस पूरी योजना के उजागर होने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा उसे सबसे पहले ये जानकारी मिली थी, इसलिए भले ही तनुज सैनी और अन्य लोगों ने ऐसा सुझाव न दिया हो, फिर भी वह एकांत साधना से निकलते ही राहुल को मार डालेगा। पहले वह महान अशोका शाही परिवार से डरता था, लेकिन अब जब वह कोर गठन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था तो उसे अब अपनी महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। वह कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर पर भी नहीं रहना चाहता था। वह एकता क्षेत्र तक पहुंचने के लिए और भी अधिक क्यूई और रक्तसार इकट्ठा करना चाहता था। इसलिए राहुल को मरना पड़ा। भिन्न भिन्नों अचानक प्राचीन हॉल से अतुलनीय रूप से भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव बाहर आने लगे। संप्रदाय के नेता और ग्रैंड हॉल में चर्चा कर रहे बुजुर्गों ने यह महसूस किया और उनकी आंखें चमक उठीं। फिर वे प्रकाश की किरणों में बदल गईं और ग्रैंड हॉल से बाहर उड़ गईं। यह आभा, ये कुलपति की आभा है। कुलपति अंततः आगे बढ़ गए हैं। शक्तिशाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने पूरे ग्रीनवुड संप्रदाय को पागलों की तरह झकझोर दिया। इससे भयानक और जबरदस्त शक्ति का संचार हुआ। यहाँ तक कि ग्रीनवुड संप्रदाय के संप्रदाय नेता जो स्वर्ण कोर क्षेत्र के उन्नत चरण में थे, उनका दिल कांप उठा। क्या ये शिखर कोर गठन क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति है? ग्रीनवुड संप्रदाय के मुखिया की आंखें सदमे से भरी थीं। हालांकि मुखिया ने कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन उसकी ऊर्जा का उतार चढ़ाव यहाँ सबको दबाने के लिए काफी था। हालांकि ये दबाव धीरे धीरे घटते ज्वार की तरह कम हो गया। इसके अलावा उन्होंने ऊर्जा को रोकने के लिए पहले से ही एक व्यूह रचना बना रखी थी, जिससे कुलपिता की ऊर्जा बाहर नहीं जा पा रही थी। अन्यथा इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि यह अन्य शीर्ष संप्रदायों या महान अशोका शाही परिवार का ध्यान आकर्षित करेगा। इस भयानक दबाव के धीरे धीरे समाप्त होने के बाद पर्वत श्रृंखला की गहराई में स्थित प्राचीन हॉल एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पैट्रियार्क, आपकी सफलता पर बधाई। यद्यपि वे कुलपति की आभा को महसूस नहीं कर सके, लेकिन संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों को पता था कि क्या हुआ था। कुलपति पहले ही कोर गठन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। हा, सैकड़ों वर्षों के बाद मैं, नेता राजवीर, अंततः कोर निर्माण क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जोरदार हंसी गूंज उठी। सभी ने प्रकाश की एक किरण को चमकते हुए देखा, जिसके बाद हवा में एक आकृति प्रकट हुई। वह सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे और उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। 500 साल पहले वह उस महान युद्ध में बच निकलने में भाग्यशाली रहे थे। उसके बाद से वह अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए प्राचीन हॉल में एकांत में साधना कर रहे थे। इस अवधि के दौरान महान अशोका राजवंश ने एक और चौंकाने वाला युद्ध अनुभव किया। इस भयावह युद्ध में महान अशोका राजवंश के लगभग सभी शीर्ष साधक मारे गए थे। फिर भी वह भाग्यशाली था कि बच गया, क्योंकि वह प्राचीन भवन में एकांत में साधना कर रहा था। नेता राजवीर ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली का मध्य भाग उमड़ती हुई क्यूई और रक्त तत्व से भरा हुआ था। जैसे ही वह थोड़ा सा लहराया, अंतरिक्ष भी विकृत हो गया। ये देखकर ग्रीनवुड संप्रदाय के संप्रदाय नेता और सभी बुजुर्ग हैरान रह गए। वे इसके भीतर निहित भयानक विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते थे और महसूस कर रहे थे कि वे उस शक्ति के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकते। ग्रीनवुड संप्रदाय के नेता को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। क्या ये शिखर कोर गठन क्षेत्र विशेषज्ञ की भयानक शक्ति थी? सैकड़ों वर्षों से महान अशोका राजवंश में कोई भी एकता के क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ है। मैं प्रथम रहूंगा और अजेय रहूंगा। नेता राजवीर ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी निगाहें महत्वाकांक्षा से भरी थीं। वह शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी को थर्रा देती थी, धीरे धीरे लुप्त हो गई। यदि महान अशोका राजवंश और अशोका गेट में शिखर कोर गठन क्षेत्र साधक नहीं होते, तो वह महान अशोका राजवंश का सम्राट बन जाता। बधाई हो कुलपति, ग्रीनवुड संप्रदाय समृद्ध होगा। संप्रदाय के नेता और ग्रीनवुड संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ नेता राजवीर के सामने घुटने टेक दिए। उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। उठो, नेता राजवीर ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से कहा, 2 दिनों में तुम मेरे पीछे आओगे जब मैं ठाकुर संप्रदाय को खत्म कर दूंगा। हम कुलपति के आदेश का पालन करेंगे। अल्पविराम। हालांकि इस समय बाहरी दुनिया ग्रीनवुड संप्रदाय में हुए परिवर्तनों से अनजान थी। राहुल अभी भी एकांत साधना में था और ठाकुर संप्रदाय, होली संप्रदाय और भीमताल संप्रदाय आसन खतरे से अनजान थे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि महान संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी युद्ध का स्थल बन जाएगी। जीवन शिखर साधना कक्ष। राहुल जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करने लगा।
उसने सांस अंदर बाहर की, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर खींचा और धीरे धीरे अपने शरीर में क्यूई और रक्त तत्व को संघनित किया, जिससे रक्त लाल रेशे बन गए जो धीरे धीरे उसके सुनहरे हृदय के चारों ओर के रिक्त स्थानों को भर रहे थे। उनके अनुमान के अनुसार इन खाली जगहों को पूरी तरह भरने में 2-3 दिन और लगेंगे। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करने में इतना लंबा समय लगेगा। हालांकि उसे जल्द ही समझ आ गया कि ऐसा क्यों था। जब उसने पहले यू में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया था तो उसने 15 वर्षों की साधना प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी वह मूल निर्माण क्षेत्र के शिखर पर बना रहा। केवल अपनी क्यूई और रक्तसार को चरम सीमा तक संतुलित करके ही वह उन्हें रक्तलाल तंतुओं में बदल सकता था जो उसके सुनहरे कोर के चारों ओर लिपटे हुए थे। उसके शरीर के सुनहरे कोर में पुनर्तः गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए उसके सुनहरे कोर के चारों ओर लिपटे रक्तलाल धागों की संख्या 36 के गुणज में होनी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में केवल 36 रक्तलाल किस्में बनाकर ही साधक वास्तव में मूल निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकेगा और अधिक किस्में एकता क्षेत्र की ओर साधक की प्रगति का संकेत देंगी। इस समय राहुल के सुनहरे कोर के चारों ओर 107 रक्तलाल धागे लिपटे हुए थे। उसे बस एक और रक्तलाल धागा जमा कर इन खाली जगहों को भरना था। दूसरे शब्दों में वह एकता के क्षेत्र में तब पहुंच जाएगा जब उसके स्वर्णिम कोर के चारों ओर 108 रक्तलाल किस्में लपेटी जाएंगी। हालांकि राहुल के वर्तमान जन्मजात अस्थि मूल्य के साथ उसकी ची और रक्तसार से रक्तलाल रेशा संघनित करने में कई दिन लगेंगे। इससे ये देखा जा सकता है कि अन्य साधकों के लिए मूल निर्माण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना कितना कठिन था। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं उसके अनुसार मुझे 3 महान संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा के अंत से पहले एकता के क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। ये सोचकर राहुल मुस्कुराया। हालांकि होली और भीमताल संप्रदायों की तुलना में ठाकुर संप्रदाय की ताकत कम थी, फिर भी तीनों संप्रदायों के बीच का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं था। उनके साधक ठाकुर संप्रदाय के साधकों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते थे। इसके अलावा पिछली प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिता के अधिकांश विजेता केवल बैंगनी आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर तक ही पहुंच पाए थे। यू और गीता रावत की वर्तमान ताकत को देखते हुए वे उन्हें आसानी से कुचल सकते थे। इसके अलावा राहुल की नज़र प्रथम स्थान के पुरस्कारों पर थी। पहला था राघव द्वारा दिया गया 1000 साल पुराना बर्फीला रेशमी कवच। यह एक मजबूत रक्षात्मक क्षमता वाली कलाकृति थी जिसकी राहुल के पास उस समय कमी थी। इसके अलावा वह अपने शिष्य को यह पुरस्कार देकर इस प्रणाली से पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। फिर भीमताल संप्रदाय का आत्मा विस्फोट पुष्प था। यह एक दुर्लभ खजाना था जो साधक के बोध मूल्य को बढ़ा सकता था और इसका प्रभाव हृदय खोज फल से भी बेहतर था। राहुल स्वाभाविक रूप से किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को नहीं छोड़ेगा जो समझ और जन्मजात अस्थि मूल्यों को बढ़ा सकती हो। ठाकुर संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में उनके लिए चैंपियन के पुरस्कार को वितरित करने की जिम्मेदारी लेना असामान्य नहीं था, है ना? जैसा कि बाद में पता चला, हालांकि वे थोड़े हैरान थे लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए उन्हें प्रतियोगिता के फाइनल से पहले ही अपनी एकांत साधना समाप्त करनी पड़ी, वरना इनाम बांटने वाला वो नहीं होता। क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने शिष्य को एक आध्यात्मिक वस्तु दी थी जिससे उसकी समझ का मूल्य बढ़ गया था, इसलिए यदि वह इसे फिर से दोहराता तो उसे सिस्टम से कोई पुरस्कार नहीं मिलता। फिर भी राहुल उन्हें इसे निखारने में मदद करने से पहले 1 महीने इंतजार कर सकता था। उसके बाद वह फिर से फल प्राप्त करना जारी रख सकता था। इसके अलावा उसने अपने शिष्यों को कभी कोई रक्षात्मक कलाकृतियां नहीं दी थीं। 1000 साल पुराना बर्फ का रेशमी कवच अच्छा इनाम पाने का एक बेहतरीन मौका था। ये सोचते हुए राहुल ने अपनी क्यूई और रक्तसार के तड़के को तेज कर दिया।